गाँव गई, क्या हो गया? गाँव गई। श्रेया भी गाँव में? श्रेया तो आ रही थी कल तक। कल आई थी। हाँ किस में? ये ली। ओके इस बार हिस्ट्री अब हम लोग लगातार करेंगे, तो हिस्ट्री के दोनों चैप्टर का टेस्ट होगा और एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का, क्योंकि अभी जो मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ उसमें एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स सही नहीं आप लोग कर रहे हैं, तो उसको दिया जाएगा। ठीक है, और जो साउंड चैप्टर की एक्सरसाइज हो रही है उस एक्सरसाइज का टेस्ट होगा। ठीक है, कितना 50 का है? हाँ ये ओके नाउ so next chapter is civilizing the native, educating the nation. नेटिव का मतलब है जो यहाँ के रहने वाले हैं, तो उनको सिविलाइज करने के लिए दैट द इंग्लिश पीपल दे फील दैट इट इज देयर ड्यूटी टू सिविलाइज द इंडियन पीपल, और दे सॉ दैट दो द इंडियन कल्चर वाज रिच बट इट इज नाउ आउटडेटेड एंड मोस्ट ऑफ अस हैव फॉरगॉटन इट। हमारा भारतीय संस्कृति उन्होंने क्या फील किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने? आउटडेटेड हो गया है, बहुत सारे लोग उसको अभी उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे, ठीक तरीके से फॉलो नहीं कर रहे, और बहुत सारे देयर आर द सोशल एविल्स हैव नाउ एंटर्ड इनटू इंडियन सोसाइटी। बहुत सारी सामाजिक बुराइयां यहाँ आ चुकी हैं और कुरीतियां आ चुकी हैं। दीज आर सोशल एविल्स, that is the wrong practices people are now following. They are not so ideal as is written in Vedas. जो पहले लिखा गया है उसके हिसाब से लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, and it is less scientific. ये कैसा है? less scientific है, जबकि यूरोपियन कंट्रीज में उस समय थॉमस अल्वा एडिसन ने स्टीम इंजन का आविष्कार कर लिया था, वहाँ ट्रेन चलने लगी थी, और इसी तरीके से स्पिनिंग जेनी, तो इससे क्या होता था कि 1000 थ्रेड्स बनाए जा सकते थे। जो चरखा होता है ना, चरखे से तो एक थ्रेड बनता है, और स्पिनिंग जेनी से कितने थ्रेड बन सकते थे? 1000। तो यूरोपियन कंट्रीज जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत आगे निकल गई थी, और यही रीज़न था जो थॉमस अल्वा एडिसन ने वहाँ स्टीम इंजन का आविष्कार किया, फिर ट्रेन बन गई, तो उससे और फिर उसके बाद थ्रेड बनने से क्या हुआ? कॉटन इंडस्ट्री खड़ी हो गई, कॉटन मिल, कपड़ों की मिल बनने लगी, और उसी के बल पे अब उनको कच्चा माल चाहिए था, रॉ मटेरियल, यानी कॉटन चाहिए था बहुत सारा। वो चाहते थे कि 2 रुपए का कॉटन ले लें कहीं से और 200 रुपए की शर्ट दे दें, तो कॉटन डालने से झटपट शर्ट बन जाती थी, तो कितना मुनाफा था। तो उन्होंने इंडिया को चुना, बिकॉज इंडिया सबसे अच्छा कॉटन बना रहा था, जो हमारा एक्सपोर्ट था। सो अवर कॉटन वाज अवर मसलिन क्लॉथ, जो एक वाइट कपड़ा होता है जिससे पनीर छाना जाता है, सो मसलिन का क्लॉथ वाज बेस्ट, फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। तो फिर उन्होंने चुना, उसमें भी
जो बंगाल का कॉटन था वो सबसे अच्छा था। सो इसलिए वो यहाँ पर आए। तो इस यहाँ पर उन्होंने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि यहाँ के नेटिव को अगर हम ठीक तरीके से एजुकेट नहीं करेंगे, देन दे कैन नॉट फॉलो अस, देन दे कैन नॉट ओबे अस करेक्टली। भाई अगर तुम एक अनाड़ी नौकर रख लो तो वो तुम उस नौकर भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, मालूम है कि नहीं। जैसे अगर एजुकेटेड है तो वो और अच्छा काम करेगा। टू increase the efficiency of Indian citizen or to take work from them। नहीं तो उनको ये पता चल चुका था ये लोग कैसे हैं, देखो मुंह से कारतूसी नहीं कर रहे हैं, ये तो रेडिक्यूल हैं, ये ऑर्थोडॉक्स हैं, ये अंधविश्वासी लोग हैं, धर्म पे जी रहे हैं। ऐसे लोगों से तो बड़ा निपटना मुश्किल है। और नाउ ब्रिटिश क्राउन हैज डिसाइडेड दैट इट विल नाउ रूल ओवर इंडिया। और रूल ओवर इंडिया करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ के लोगों का क्या विश्वास जीतना चाहिए। तो उन्होंने कहा इंडियन टेक्स्ट बुक्स ही पढ़ाई जाएंगी। वो बोले हम आपको वो नहीं पढ़ाएंगे बिल्कुल एलियन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, क्योंकि जो जिससे आप अपरिचित हैं, अगर यहीं की चीज़ यहाँ के लोगों को पढ़ाई जाए तो वहाँ यहाँ पर क्या किया गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय खोला गया और कलकत्ता में मदरसा खोला गया पहला। ये अंग्रेजों ने खोल दिया। बोला हम आपको एजुकेट करेंगे लेकिन डिसिप्लिन के तौर पर करेंगे। पहले तो क्या था कि कलकत्ता और बिहार में मिला करके ऐसा था कि 2 लाख के करीब मदरसे वो थे, छोटे छोटे गुरुकुल चला करते थे और एक एक स्कूल में 20-20 बच्चे थे। तो टोटल में 1 लाख गुरुकुल थे और 20-20 बच्चे थे, यानी 20 लाख बच्चे पढ़ रहे थे। लेकिन वो बच्चे जब खेती होती थी तो स्कूल नहीं आते थे, वो कहाँ चले जाते थे, फॉर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। फिर जब खेती कटाई हो जाती थी फिर से आ जाते थे। लेकिन अंग्रेजों ने कहा अब ये नहीं चलेगा, तो उनको डेली स्कूल आना पड़ेगा। तो फिर उसमें बहुत सारे बच्चे नहीं भी आए, जो भी हुआ। सो दीज आर द प्रैक्टिसेस। तो फिर बाद में एक उनमें कौन आया बताइए, मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले। उसने कहा इंडियन टेक्स्ट बुक्स आर आउटडेटेड एंड इट इज नॉट टू बी टॉट। ये इसको पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और हम इनको इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो फिर जो उसने क्या किया, बोला कि यूनिवर्सिटी से इंग्लिश चलेगी। 12th तक तो इनको इनकी भाषा में पढ़ने दो, लेकिन जो 12th के बाद ग्रेजुएशन है उसमें क्या रखेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज। तो उसने तरीके तरीके की यूनिवर्सिटी खोली, बहुत सारी इंडिया में अलग अलग जो उस समय की। फिर धीरे धीरे उसने, आपको मालूम है हायर सेकेंडरी एजुकेशन क्या होता है, 11th 12th, और सेकेंडरी एजुकेशन क्या होता है, 9th 10th, ठीक है, और फिर उसके नीचे प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे पहले यूनिवर्सिटी लेवल पर किया गया, बीएससी, एमएससी, एमए, बीए में। फिर धीरे धीरे हायर सेकेंडरी में भी इंग्लिश डाल दी गई, फिर धीरे धीरे सेकेंडरी में भी डाल दी गई, और फिर उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन में भी उन्होंने अपनी लैंग्वेज पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरू में इसका काफ़ी विरोध हुआ और गांधी जी ने भी बोला कि सच इट इज़ ओनली एजुकेशन बट इट इज़ नॉट द नॉलेज। ये नॉलेज नहीं है, इट इज़ ओनली ए काइंड ऑफ एजुकेशन और लर्निंग ए लैंग्वेज। ये क्या है बताइए, लर्निंग ऑफ ए लैंग्वेज। अगर हम भारत में शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं तो बच्चा जिस दिन से स्कूल जाए उसके हाथ में एक स्किल वर्किंग भी सिखाओ, चाहे उसको टोकरी बनाना सिखाओ या कुछ भी, साथ में उसके पीछे का साइंस भी सिखाओ, सो दैट व्हेन इट कम्स आउट ऑफ स्कूलिंग देन कैन सर्वाइव हिज लिवलीहुड, अपना जीविकोपार्जन कर सके। तो ये सारी चीज़ गांधी जी की सोच थी। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर क्या सोचते थे, रविंद्रनाथ टैगोर सोचते थे नहीं, साइंस भी जरूरी है। उन्होंने अपने वहाँ पर जो खोला, बंगाल में कौन सा, शांति निकेतन ना, तो शांति निकेतन खोला। तो उसमें उन्होंने क्या किया, वो एक तरीके का स्कूल ही था, उसमें साइंस की भी शिक्षा दी जाती थी और साथ में जो भी है दर्शन की भी, फिलॉसफी की सारी शिक्षा दी जाती थी। तो थोड़ा सा मत अलग अलग था, लेकिन ये दोनों भी लोगों के अलग अलग विचार थे। तो इन्हीं सब बातों पे चल के हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ये इंडियन एजुकेशन। और अभी 2 साल पहले तक मैकाले की ही शिक्षा पद्धति चली आ रही है। अब मोदी सरकार ने बोला नहीं, इसको बदलना पड़ेगा और वी शुड स्टार्ट ग्लोरीफाइंग आवर कल्चर विच इज़ 5000 years old
एंड वी आर ग्लोरीफाइंग द वेस्टर्न कल्चर। ये कैसी टेक्स्ट बुक है जिसमें हमारे उन राजाओं के नाम ही नहीं है, जो समुद्रगुप्त है, सम्राट अशोक, उनके चार थोड़े थोड़े टेक्स्ट लिख लिख के सब कर दिए गए हैं, और जो मुगलों का टेक्स्ट है उसको बढ़ाकर किया गया है। तो ऐसा करने से नहीं चलेगा। वी शुड ग्लोरीफाई सो दैट वी कैन मे फील प्राउड ऑफ इट। तो अब जो नई टेक्स्ट बुक आएंगी उसमें ये बताया जाएगा कि हम कितने महान थे और हम उसी को पालें। क्या आपको मालूम है कि जगह जगह जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ है वो इसी बात पे हुआ है कि हमारी कल्चर ग्लोरीफाइड है। चाहे ग्रीक का हो, चाहे ब्रिटेन का हो या फ्रांस का हो, उन्होंने दूसरे कल्चर को ग्लोरीफाई नहीं किया। वहाँ के राइटर्स ने अपने कल्चर को दिखाया लोगों को, देखो तुम्हारा कितना कल्चर महान है, तब लोग जागे हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी जान भी दे दी उस कल्चर को बचाने के लिए। तो ऐसे जब तक हम जाएंगे नहीं तो अगर जागेंगे नहीं तो हमें राष्ट्रभक्ति ही नहीं आएगी। हम एक तरीके की हमारे अंदर स्लेवरी बनी रहेगी। हम इंग्लिश में बोलेंगे तो हमारे माइंड में रहेगा कि वहाँ का तो वहीं के लिटरेचर भी हमको अवेलेबल होंगे। इंग्लिश में तो वेदास नहीं मिलेंगे, तो जो वहाँ के लिटरेचर को हम पढ़ेंगे तो एक माइंड में स्लेवरी आएगी। हम कभी भी अपने देश के प्रति राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। तो इसलिए हमको अपनी शिक्षा पद्धति बदलना जरूरी है। इट वॉज ऑलवेज अ मैटर ऑफ डिबेट that what kind of material should be taught to NCERT students। हमेशा ये बात रही है। और अब अगले साल से जो किताबें आने वाली हैं वो उसमें इंडिया की जगह भारत नाम होगा। Now, how the British saw education? So इसमें दिया गया है कि करीब करीब जो 1773 से ही इस बात पर डिबेट होने लगी थी कि हमें इनको एजुकेट करना पड़ेगा। सो लास्ट 200 ईयर्स में उन्होंने इस बात पर डिबेट की। सो प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, हाउ इंडियन रिएक्टेड टू ब्रिटिश आइडिया। तो उन्होंने अपने आप को ये माना कि वी आर देयर गार्डियन टू एजुकेट देम। इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिविलाइज ईस्टर्न जो भी पार्ट है उसको सिविलाइज करना वेस्टर्न का जिम्मेदारी है। तो ऐसा उन्होंने सोचा। वेस्ट में रहते हैं ना ये लोग, तो ईस्ट इंडिया इज अनसिविलाइज या ईस्टर्न वर्ल्ड इज अनसिविलाइज। पूरा ईस्टर्न वर्ल्ड ले लो, जहाँ जहाँ भी उन्होंने मलेशिया में, इंडोनेशिया में जहाँ जहाँ राज किया, तो उन्होंने कहा हम सिविलाइज करेंगे। तो इट इज ब्रिटिश थॉट दैट इट इज देयर ड्यूटी। ब्रिटिश were advanced, इसमें एडवांस थे इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड, और हम लोग स्पिरिचुअलिज्म में ज्यादा थे। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब है खुद की खोज, जिसको दर्शन शास्त्र कहते हैं कि व्हाट वी आर, व्हाट आवर सोल इज। इन सब चीज़ों में हमने बहुत कुछ किया। और उन लोगों ने विश्व क्या है, मेटीरियल वर्ल्ड पे खोज की। तो दोनों की यात्रा अलग अलग दिशाओं में हुई। वो बाहर की ओर गए और हम कहाँ गए, हिमालय में बैठकर अंदर की ओर गए। सो बट वर्ल्ड इज नाउ अडॉप्टिंग द इंडियन योगा, और उसके लिए योगा डे भी मनाया जाता है, क्योंकि जो भी चीज़ कही गई है योगा में वो कहीं और खोज नहीं हुई है, वो हिमालय की कंदराओं में ही इसकी खोज हुई। तो सो दे felt that it is their responsibility to educate इस सेंटेंस को दीदी पूरा करो। टू एजुकेट ईस्टर्न वर्ल्ड। सो अब देखो, द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। सो द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटल का क्या मतलब होता है? ओरिएंटल का मतलब ही ईस्ट है, तो हम ओरिएंटल कहे जाते हैं। वी आर ओरिएंट। समझ में आया कि नहीं? सो ओरिएंट वर्ड ग्रीक वर्ड है, तो इसका क्या मतलब है? ओरिएंट मीन्स ईस्ट। तो अब जरा देखिए कि अ पर्सन नेम्ड विलियम जोन्स अराइव्ड इन कलकत्ता। तो वो एक विलियम जोन आया
1783 में। वो लिंग्विस्टिक था, बहुत भाषाओं का जानकार था। वो पारसी मतलब फारसी भी जानता था, ईरान की लैंग्वेज भी जानता था, इंग्लिश भी जानता था, और इसके अलावा उसको जर्मनी भी आती थी, जर्मन लैंग्वेज आती थी। तो बहुत सारी लैंग्वेज का वो जानकार था। एंड ही हैज़ एन अपॉइंटमेंट विद ए जूनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट द कंपनी हैज सेट। सो जोन्स वाज ए लिंग्विस्टिक, वो भाषाओं पर जानता था, जो अनुवादक नहीं होते ट्रांसलेटर, तो ऐसा था। तो फ्रेंच, इंग्लिश, अरेबिक भी जानता था, उर्दू मतलब जो मुस्लिम वर्ल्ड की लैंग्वेज है वो सब भी जानता था। तो उसने बहुत सारा टाइम जज के साथ जो वहाँ पर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके साथ बिताया। और फिर उसने वहाँ पर देखा, उसको समय मिला कि वहाँ के पंडित जो बंगाल के पंडित थे उनके साथ उसने संस्कृत भी सीख ली। और संस्कृत सीखने के बाद उसने वैदिक कल्चर सीखा कि जो अलग अलग वेद हैं कि भाई इंडियन टेक्स्ट में क्या है। और ऐसा कब हुआ बताओ? 18 पढ़ो जरा 17। तो 1783 में विलियम जोन्स आया था 17, और उसने बहुत काम किया। सो इन 1783 विलियम जोन्स came to India. He studied Indian culture, जो इंडियन या स्कल्पचर्स थे उनको पढ़ा, लिटरेचर। He studied Indian literature. क्योंकि हमने अभी आपको बताया ब्रिटिशर्स क्या सोचते थे कि बिना इंडियन लिटरेचर को पढ़े यहाँ के लोगों पे राज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ जानना पड़ेगा, नहीं तो छोटी छोटी बात पर उनका कन्फ्लिक्ट होता रहेगा। सो उसने संस्कृत लैंग्वेज सीखी, ग्रामर सीखी, ये सब चीज़ यहाँ के पंडितों से सीखी। और एंशियंट यहाँ की फिलॉसफी क्या है, यहाँ का रिलीजन क्या है। फिलॉसफी का मतलब समझते हो? दर्शन शास्त्र। देवव्रत फिलॉसफी क्या होती है? मतलब बताओ कि फिलॉसफी का मतलब है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, परा क्या है, अपरा प्रकृति क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में जो हम सोचते हैं विश्व के बारे में, तो उसको क्या कहते हैं? फिलॉसफी। कि वो कहते नहीं कि आत्मा अमर है, ये सारी चीज़ें। तो उन सब भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकारित्य में भिन्ना प्रकृति रसता अपरिमितस्वन्याम प्रकृति विधि में पराम जीवूताम महाबाहु ये एकदम धारिते जगत। इन सब के बारे में पढ़ना कि परा क्या है, अपरा क्या है, कौन सी प्रकृति, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, जो इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? फिलॉसफर। उसको दर्शन शास्त्र। इसी तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर भी एक दर्शन शास्त्री थे। उनका एक दर्शन था कि नहीं जीवन के प्रति, जिसका सोक्रेटिस, उनका जीवन के प्रति एक कुछ दर्शन था कि नहीं, देखने का नजरिया। तो हम जैसे जीवन को देखते हैं उसको दर्शन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? दर्शन। तो अब इन सभी चीज़ों के बारे में उसने पढ़ा। मोरालिटी, अर्थमेटिक्स, मेडिसिन, हमारे पास चरक संहिता थी, सुश्रुत संहिता थी, ऐसी कितनी किताबें थी। मैथमेटिक्स ही अलग वैदिक है, वैदिक मैथमेटिक्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये है, वायुयान बनाने का भी ज्ञान था। तो सभी चीज़ों को उसने पढ़ा कि इंडियन टेक्स्ट कितना महान है। फिर उसके बाद उसने सोचा कि यहाँ के लोगों में पर्याप्त नॉलेज है, बट ये लोग भूल चुके हैं और इनको इन्हीं की वो जो है लिटरेचर सिखानी चाहिए। तो इसने ये सोचा। अब देखो इसमें जोन्स थे डिस्कवर्ड दैट हिज इंटरेस्ट वाज शेयर्ड बाय। तभी उनको ये पता चला जॉन को कि वही अकेले नहीं है। उस समय इंडिया में और भी ब्रिटिशर्स हैं जो इंडियन लिटरेचर पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने पता लगाना शुरू किया, भाई कौन कौन पढ़ रहा है, अपना ग्रुप बनाओ। तो उसी में एक थॉमस क्रूक है जिनका स्कल्पचर या मार्बल की मूर्ति तुम्हारी बुक में बनी हुई है। तो फिर उन्होंने भी, दैट इज थॉमस पॉल क्रूक है कि नहीं, तो उनकी मुलाकात किससे हो गई बताओ? ही मेट थॉमस पॉल क्रूक। तो ही मेट थॉमस पॉल क्रूक, जिन्होंने क्या किया, ठीक है, सेक्रेट राइटिंग्स। सो स्कॉलर, हाँ सर पूरा नाम हेनरी थॉमस पॉल क्रूक से वो मिले, ठीक है, और लोगों से भी मिले, दैट इज हैलहेड से मिले। लेकिन इन्हीं दोनों का नाम आएगा आगे चल के, ज़्यादा हैलहेड का नाम नहीं है। थॉमस पॉल क्रूक से भी मिले और लिखा हुआ है हैलहेड से भी मिले। और फिर इन्होंने क्या शुरू किया
एंड सेट अप एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इन्होंने एक संस्था की स्थापना की जिसमें भारत का कल्चर पढ़ाया जाएगा। उस संस्था का क्या नाम था भैया? बंगाल। सो दे सेट अप एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। वो लोग ये सोचते थे कि ये जो वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड में दैट इज ये इटली हो गया और ये अफ्रीका हो गया और ये इंडिया हो गया। इस तरीके से हम अगर आगे चले, जापान हो गया ये, तो यहाँ से यहाँ तक दैट इज यूराल माउंटेन है। ये चांद से भी दिखेगा, यूराल माउंटेन। और ये है यूरोप और ये क्या है? एशिया। तो वास्तव में एशिया को उनको कल्चरल बनाना था, एजुकेट करना था। तो उन्होंने यहाँ के लोगों को, ईस्ट के लोगों को कल्चर्ड बनाने के लिए किस संस्था की स्थापना की? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और ये बंगाल में स्थापित हुई। ठीक है, एंड स्टार्टेड, और इन्होंने एशियाटिक रिसर्चर करके एक पत्रिका निकालनी शुरू कर दी। जर्नल होता है ना, एंड स्टार्टेड, जैसे अलग अलग जर्नल नहीं निकलते 15-15, सखी पत्रिका निकलती इंडिया टुडे, ऐसे नहीं निकलते 15-15। तो स्टार्टेड ए जर्नल called Asiatic Researchers. Asiatic Researchers. Now, John and Paul Brook came to represent a particular attitude. इन दोनों का बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड था। ये इंडियन कल्चर को अच्छा मानते थे। एंड दे स्टार्टेड शेयर्ड ए डीप रिस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर इंडिया एंड वेस्ट। सिर्फ यहीं के कल्चर को नहीं अच्छा मानते थे, वो कहते थे हमारे वेस्ट का भी कल्चर अच्छा। ये वेस्ट हुआ और ये इधर ईस्ट होगा कि नहीं? तो कहते थे, ये दोनों लोग सोचते थे दोनों जगह का कल्चर अच्छा है, लेकिन जो जहाँ का होता है अगर वहीं की चीज़ सिखाई जाएगी तो लोग रिस्पेक्ट करेंगे कि हम उनको मॉडर्नाइजेशन सिखाएं लेकिन कल्चर वहीं का सिखाएं, बिकॉज दे आर वेल वर्स्ड विद इट। वे उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, वहाँ का तो नहीं समझ पाएंगे। तो यही चीज़ वो करना चाहते थे। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया इट वॉज नेसेसरी टू डिस्कवर द सेक्रेट एंड लीगल टेस्ट। पहले के समय में ऐसा नहीं है, जैसे हम ये समझ सकते हैं कि पाणिनि सूत्र है और इसके अलावा चाणक्य के भी सूत्र हैं। तो कुछ लीगल हमारे पास टेक्स्ट बुक भी थी कि ये करना चाहिए समाज में, ये नहीं करना चाहिए। तो उनके आधार पर भी जो हमारा संविधान बना हुआ था उन्हीं के आधार पर बना हुआ है कि ये होना चाहिए। एक जैसे मुस्लिम लॉ भी बना हुआ है ना, वो किससे बना है? उन्होंने मुस्लिम प्रीचर्स जो बड़े बड़े मौलवी थे उनको भी बुलाया और पंडित को भी। उन्होंने कहा कानून लिखो, और जो कानून लिख दिया उन्होंने बोल दिया इट इज इंडियन पीनल कोड, यही भारत का दंड संहिता है, उसी के आधार पर ही दंड दिया जाता है। तो सब ये ब्रिटिश से नहीं आया है, ब्रिटिशर्स ने यहाँ के लोगों को बैठाया और बोला लिखो तुम पिछली शास्त्रों से उठा के, और वही हम यहाँ की पीनल कोड का मतलब क्या है? दंड संहिता, कि किस बात पे कितना दंडित करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ के लोगों ने इसमें इनका योगदान है। अब आगे देखिए, तो सारे इसमें लिखा है कि हिंदू और मुस्लिम सारे पंडितों को बुलाया गया, लॉरेट्स को बुलाया गया, और उनसे क्या कहा गया कि अपने अपना जो ग्लोरीफाइड, जो अच्छी अच्छी बातें सब लिखो एक जगह और बताओ लिख। तो इन लोगों ने कलेक्शन करना शुरू कर दिया जिससे कि इंडिया का डेवलपमेंट हो सके। नाउ अब इसके लिए इन्होंने क्या किया? ब्रिटिश बिकेम द गार्डियन। सो ब्रिटिश फेल्ट देमसेल्फ एज गार्डियन एंड टू एजुकेट द इंडिया। गार्डियन यानी संरक्षक हो गए कि नहीं? तो अब उन्होंने एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं सोचा, बोला एक्सप्लॉइटेशन तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो लेना था ले लिया, अब तो यहाँ शासन करो, शासन करोगे तो सब कुछ तुम्हारा है। शासन ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, उसमें तुम्हारे हाथ में सब कुछ है कि नहीं? भाई आप ये समझिए कि मुगलों ने 50 लाख करोड़ रुपए भारत में लोगों से ले लिए, खींच लिए, और अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने 200 लाख करोड़ खींचे, और कांग्रेस ने शासन की 800 लाख करोड़ खींचे। तो शासन में फायदा है कि ऐसे एक्सप्लॉइट करने में, और उसने 800 लाख करोड़ खींचे, स्विट्जरलैंड की बैंक में जोड़ कर दिया। शासन में तो सब कुछ तुम्हारा है, कोई बोलेगा ही नहीं, विरोध भी नहीं करेगा। किसमें फायदा था?
अच्छा और इसने सिर्फ 50 साल के पीरियड में इतना कर लिया। वो तो 200 साल लगे रहे, और मुगल भी 300 साल लगे थे, और कांग्रेस ने 50 साल में 800 लाख करोड़ कमा लिया। कितने कम समय में कितना किया जा सकता है। तो ब्रिटिश फेल्ट देमसेल्व्स सेल्स एज गार्डियन, संरक्षक ऑफ इंडिया। रक्षक, उन्होंने अपने आप को सोचा कि हमें ही यहाँ सब कुछ ठीक करना होगा। अब इससे क्या हुआ, नाउ दे फेल्ट द इंस्टीट्यूशन शुड बी सेटअप। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ कुछ ना कुछ तो हमें सेटअप करना चाहिए। सो इफ दे सेट इंस्टीट्यूशन विच गिव्स the education of Indian culture, then the native people will respect them. अगर वो यहाँ की शिक्षा देंगे तो क्या यहाँ के लोग उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे खुद ही से। So they felt that if Indian culture is taught, Indian literature is taught to नेटिव्स, नेटिव्स का मतलब है इस देश के रहने वाले, देन पीपल विल रिस्पेक्ट देम। पीपल, अच्छा जो पहले काम चलता था रिस्पेक्ट देम, पहले, इससे पहले इस समय प्रेस आ गई थी, प्रेस आई थी तभी तो जर्नल निकलने लगे थे, पत्रिका। इस समय चाइना में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया था। अच्छा, जो लोग यहाँ पढ़ाते थे आचार्य लोग, वो पहली कक्षा के बच्चे को भी बैठा देते थे और बड़े बच्चे को भी, 16 साल, सब एक साथ 20 लोग बैठे हैं, और एक एक बच्चे को बुलाते थे और पढ़ाते थे। ये कोई एक सिस्टमेटिक वे नहीं हुआ। अगर डिफरेंट ग्रेड के बच्चे हैं तो उन्हें अलग अलग पढ़ाना चाहिए कि नहीं, तो उसमें छोटा बड़ा भी सीख रहा है। आचार्य लोग जैसे पढ़ाते थे और सब फिर एक एक को बुलाते थे, पढ़ाते थे, फिर बैठाते थे, ऐसे करते थे। एंड देयर वाज नो सिस्टमेटिक वे एंड इट वाज ऑल बेस्ड ऑन श्रुति। वो बोल रहे हैं, तुम्हें लर्न करना है। श्रुति समझते हो? जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, तक्षशिला को वहां पर नालंदा ही जला डाला पूरा, और जब नालंदा जल गया 6 महीने तक सारी किताबें जलती रही। तो आचार्य लोगों ने कहा कि जिसको जितना जितना याद है फिर से लिखो। लोगों ने फिर किताबें लिखना शुरू कर, वो तो श्रुति है, लोगों को याद भी था। तो उन्होंने कहा जलने से क्या होता है, उन्होंने ताड़ पत्रों पर वो इंक लगा लगा के, जैसे नहीं होता है स्याही होती है, तो नील से स्याही बनाई जाती थी, पूरा फिर काफ़ी कुछ फिर से लिख दिया। तो चूंकि लोगों में श्रुति थी तो उसके आधार पर ये कहा गया, ठीक है कि नहीं। तो अब इसीलिए बताया गया कि लोगों को, ब्रिटिश को पसंद नहीं है, बोला ये कैसे टीचर हैं, किसी बच्चे को टेक्स्ट बुक नहीं दिए, याद करा रहे हैं मुँह से मुँह को, मैथ कैसे पढ़ाएंगे याद करा करा के। तो मतलब उस समय कुछ बुक तो नहीं थी, वही रेत पर लिखते थे, रेत पर किसी डंडी से उसी से सवाल हल कराते थे, जैसे नहीं होता है, तो वही सब था, और कोई सिस्टमेटिक वे नहीं था, ठीक है। अब आगे देखिए, तो इन लोगों ने क्या किया, आगे पढ़ो। दैट नाउ मदरसा वाज सेटअप, मदरसा इन लोगों ने सेटअप किया। कौन कौन 2 लोग थे बताओ? एक थॉमस कॉलब्रुक और हाँ विलियम जोन, इन लोगों ने ये काम किया। सो दे सेट अप फर्स्ट मदरसा इन कलकत्ता। क्या आप देख के जो ब्लॉक है बगल में बता सकते हैं मदरसा क्या चीज होती है? दे सेट अप जो प्लेस ऑफ लर्निंग है, अरेबिक वर्ड है मदरसा, जहाँ लर्निंग होती है, और इसमें अरेबिक शिक्षा ही दी जाती है, यानी मुख्यतः कुरान की शिक्षा दी जाती है। So they set up a madrasa. So ठीक है, in Calcutta in 1781। थोड़ा सा इधर उधर जरूर है, यानी अब दे लिखा है, ये इतने समय में आया, तब तक जो और यहाँ के लोग थे वो मदरसा शुरू कर चुके थे, यानी कि इसने शुरू किया। 2 साल पहले की बात है कि नहीं, तो वो भी इसके साथ है, बट कंटिन्यूएशन है, आसपास है। तो ये एक समकालीन है, दैट इज क्रोनोलॉजिकल, ठीक है। अब जरा देखो, तो अब ये देखिए कि
और हिंदू कॉलेज कहाँ बना दिया? बनारस। हाँ, अभी तक वो हिंदू कॉलेज के ही नाम से जाना जाता है। सर मदरसा की स्पेलिंग गलत है। मदरसा, मदरसा लिखा है इसमें। अच्छा, मदरसा लिखा है। ठीक है, हिंदू कॉलेज इन बनारस, हिंदू कॉलेज उन्होंने खोल दिया। बनारस को ही वाराणसी कहते हैं या काशी कहते हैं। ठीक है, सो ऐसा हुआ, संस्कृत टेक्स्ट पढ़ाई जाने लगी और वहां पर अरेबिक टेक्स्ट पढ़ाई जाने लगी जो मदरसा में। मदरसा की आपने शिक्षा देखी कैसे होती है कि सब एक डेस्क में रहते हैं और ऐसे ऐसे कुरान याद किया करते हैं, हिलते डुलते। नहीं देखा है कभी ऐसे शिक्षा? तो मदरसा की शिक्षा कैसी होती है आप देखिए तो थोड़ा सा पता चलेगा। उनका लर्निंग प्रोसेस ज्यादातर रटने वाला होता है। Students learning in madrasa. So, ऐसे हिलते डुलते याद करेंगे बस। के दौर के अंदर हक का दीप जलाया है। और ये डंडी भी है, मार देगा किसी को। डंडी भी है, मारता भी रहेगा। सर ये हिलते क्यों थे? हाँ? हिलते क्यों है ये? ऐसे ही होता है। तो वो रटने वाली उनकी शिक्षा है। और मतलब उनको ज्यादा पूछोगे कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है तो वो नहीं बता पाएंगे। ये मदरसा की तो मदरसा की शिक्षा ऐसे ही हिल हिल के पढ़ने वाली है। ठीक है, हाउ स्टूडेंट्स लर्न इन मदरसा। तो वो जो आपको दिखाया था वो उसी तरीके से है। बस ये देखो यहाँ पर भी खाना भी साथ में खाएंगे। एक एक ऐसे रोटी अच्छी तरह बस ऐसे ही पढ़ेंगे बच्चे। ठीक है कि नहीं? सब एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ खाते हैं। ये तो उसमें ज्यादा सीख नहीं पाते हैं। तो मदरसा का बिल्डिंग कैसा दिखता है? मदरसा का बिल्डिंग अगर आप देखेंगे तो आउटसाइड से बिल्कुल जैसे मस्जिद टाइप ही रहता है। बिल्डिंग ऑफ मदरसा तो सर मस्जिद जैसा ही होता बहुत है। पुरानी बिल्डिंग होगी, कुछ ज्यादा वो नहीं होगा। ठीक है, और इनको बहुत सारा ग्रांट भी मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसी तो ये दूसरे देशों में है और इंडिया में क्या है कि बिल्डिंग ऐसे ही छोटी मोटी होगी, इस तरीके से मदरसा की बिल्डिंग होगी बनी हुई। ये है, ठीक है, ऐसे एक साथ बच्चे बैठ जाएंगे और ये पढ़ाएंगे टीचर। ये है, और ये बस मिल के खाना खाएंगे। ऐसे एक ही थाली में भी खाते रहेंगे, बड़े में 4-5 लोग खा लेंगे। और सब वो जो लर्निंग प्रोसेस है एक साथ बस ये देख लो कि अगर हम देखें एक साथ बस बैठ के रखते हैं, इनको लिखना कुछ नहीं है, सामने किताब रख देंगे, उसी में आलिम बन जाएंगे, फिर फाजिल बन जाएंगे, फिर हाफिज बन जाएंगे। तो यही सब बनते रहते हैं।
समझ में आ गई ना बात? तो ऐसा ही है, बट इट इज नॉट ए सिस्टमेटिक वे ऑफ लर्निंग। ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई कि नहीं? सिर्फ रटने से। हम ट्रेन में मिले थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे, काफ़ी बड़े, 20-20 साल के, तो वो बोल रहे थे कि अब हम इन बच्चों को वो रिजर्वेशन फॉर्म भरना सिखा रहे हैं। तो 20 साल के बच्चों को पता ही नहीं है कि रिजर्वेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो वो लोग मदरसे के बच्चे अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि धरती गोल है। कहते नहीं, हमारे कुरान में धरती चपटी लिखी है कालीन की तरह। वो कहते हैं ऐसे अगर आप गोल बोलोगे तो अपमान होता है हमारा, नहीं मानते। बोले धरती पानी में तैर रही है और ये कालीन की तरह है, और अल्लाह ने पहाड़ गाड़ दिए हैं जिससे कालीन कहीं जा ना सके। तो ये सब तो कोई सिस्टमेटिक नहीं, लॉजिक है ये क्या? और धरती कालीन की तरह सूरज ऐसे चक्कर लगा रहा है, उसी के नीचे चांद चक्कर धरती का। कुछ भी लॉजिक नहीं। इनसे अगर आप बात करोगे और कुछ भी आप, वो मानने को भी नहीं तैयार है नया सीखने को। तो बच्चे पूछते नहीं हैं। अगर उनके यहाँ वो आपने उनके गुरु से पूछ लिया कुछ, तो फिर वो गुरु डंडा ही मारेगा। तो यहाँ बहुत सारे मुस्लिम बच्चे आए हैं पढ़ने के लिए, वो कभी कुछ नहीं पूछेंगे। बोलते हैं कि हमारे यहाँ पूछना गलत माना जाता है, अपने गुरु से नहीं पूछना चाहिए। तो कोई सवाल नहीं कर सकते, तो फिर सीखोगे कैसे? नहीं। तो अब मदरसा स्टडी किया गया, और इसके साथ में बनारस हिंदू ये विश्वविद्यालय, जहाँ पर संस्कृत की शिक्षा दी जाने लगी। अब इसके बाद देखो, यहाँ पर तुम अगले फिगर में क्या देख रहे हो? इसमें दिखाया गया है द वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जो शुरू का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था ना, तो वॉरेन हेस्टिंग के दोनों तरफ, एक तरफ क्या कोई पंडित खड़ा है और एक तरफ मौलवी खड़ा है। तो इस तरीके से उसने यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की है कि द वर्नाकुलर लैंग्वेज। व्हाट डू यू मीन सृष्टि बाय वर्नाकुलर लैंग्वेज? So a term generally used to refer to a local language. Yes, that is the local language is also known as vernacular. So the Britishers emphasized on vernacular language, जो देसी लैंग्वेज है। एक फॉरेन लैंग्वेज होती है और एक क्या होती है? देसी लैंग्वेज। तो Britishers emphasized on वर्नाकुलर, जैसा सृष्टि ने बहुत अच्छा बताया कि लोकल लैंग्वेज, ज्यादा इधर उधर करना करके तो वर्नाकुलर लैंग्वेज। और ओरिएंटलिस्ट देखो, दैट इज द एशिया का जो कल्चर है उसे क्या कहा जाता है? ओरिएंटल। तो एशिया इधर की ओर है, वास्तव में ये ईस्ट के लिए ही ओरिएंटल वर्ड यूज किया गया, ठीक है कि नहीं? ना अब ग्रेव इरर्स ऑफ द ईस्ट, तो हम लोगों से क्या कोई बड़ी गलती हो गई ऐसा कहा गया है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है इसमें? ऐसा क्यों लिखी है हेडिंग कि ग्रेव इरर्स ऑफ द ईस्ट? बताओ जरा। कुछ एक लाइन में बताओ तो बहुत ज्यादा में लिखी। इस लाइन का मतलब क्या है, क्यों ऐसा लिखा गया? आप बोलो। सर 19th सेंचुरी में ब्रिटिश लोगों ने मतलब कुछ क्रिटिसाइज किया था उसके बारे में। सर उन्होंने बोला था कि जो ये ईस्ट की कल्चर है वो अनएजुकेटेड है और साइंटिफिक नहीं है। सही बात है, ये बात बोली गई कि यहाँ में ये साइंस के हिसाब से नहीं है। और ये बात किसने बोली बताओ? दैट इज मैकाले। सो नाउ बाय 1830, सो अब यहाँ पर देखिए कि लॉर्ड मैकाले भी यहाँ पर ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव रहा है। अच्छा, जो फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा उसमें क्या जेम्स मिल का नाम आया था? Yes, sir. आया था कि भाई हम इंडियन कल्चर को 3 जगह बांट सकते हैं, लेकिन उसने ऐसा बोला कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। लेकिन ऐसे बांटा नहीं जा सकता, क्योंकि इंडियन जो नेटिव्स थे वो हर समय हिंदू भी रहे हैं, हर समय मुस्लिम भी रहे हैं। तो क्या शासनकर्ता या राजा के आधार पर बांट सकते हो? तो उसके आधार पर इंडियन हिस्ट्री को नहीं बांटा जा सकता। तो इट वाज मिस्टेक। बट जेम्स मिल वाज थिंकिंग दैट इंडियन कल्चर इज नॉट सिस्टमेटिक, या इंडियन लिटरेचर सिस्टमेटिक नहीं है, जैसा अध्ययन ने बताया, साइंटिफिक भी नहीं है। और इसमें ऐसे ही बातें की गई। इंडियन कल्चर है, फिर मुस्लिम कल्चर भी आता है, क्योंकि मुस्लिम भी तो यहाँ रहते थे। तो वो सभी को रिफर कर रहा था कि कैसी कैसी बातें इसमें लिखी गई। तो
नाउ जेम्स मिल वाज वन हु अटैक्ड द ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट का मतलब एशियंस को, एशियन कल्चर पूरा ऐसा है। सो डिसाइड ही डिक्लेयर्ड इट शुड नॉट टीच द नेटिव दे वांटेड। सो द एम ऑफ एजुकेशन इज टू मेक देम लर्नेड, टू मेक देम अवेयर ऑफ डे टू डे अपडेट्स। जो नई चीज़ें हो रही हैं, नई घटनाएं, उनसे अपडेट कराना। ये तो नहीं है जो लोग अपने कल्चर में या अपने लिटरेचर में सुधार नहीं करते हैं तो वो सोसाइटी पीछे हो जाती है। तुमको ये बात मालूम है? तो हमारे यहाँ क्या रिफॉर्मर्स हुए हैं? जो पिछले चैप्टर में था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऐसे बड़े बड़े, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, ये सब रिफॉर्मर्स ही तो थे जिन्होंने सती प्रथा को अंत कराया और बाल विवाह को अंत कराया, ये सब किया, विधवा विवाह कराया। रिफॉर्मर जरूरी है सो दैट कि हमारा नॉलेज अपडेट हो जाए, हमारा कल्चर क्या हो जाए, अपडेट। अच्छा, जो हिंदू कल्चर है वो इस चीज़ को अलाउ करता है कि रिफॉर्मर्स चाहिए, तो रिफॉर्मर्स आते हैं तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं। लेकिन मुस्लिम में अगर कोई रिफॉर्म करने आता है तो कहते हैं कि हमारी कुरान परफेक्ट है, इसमें कोई रिफॉर्म नहीं कर सकता, और उसका फिर गला काट दिया जाता है कि कोई भी अगर रिफॉर्मर आएगा, रिफॉर्मर को वो अलाउ ही नहीं करते हैं। और मत समझ में आ गई बात कि नहीं? तो अगर ऐसा होगा तो फिर वो बहुत पीछे रह गए। 51 मुस्लिम देश हैं, लेकिन आप देखो इजराइल कर रहा है, कोई मुस्लिम देश के पास कोई एडवांसमेंट नहीं है। इवन सऊदी अरब कितना बड़ा देश है, लेकिन उसके ऑयल के फील्ड्स हैं, रिफाइनरी किसी और की है, कोई और रिफाइन कर रहा है, वो आधा तेल ले जाता है। उन्होंने रिफाइनरी तक नहीं, बोले कुरान सब कुछ है, हमें साइंस सीखने की ज़रूरत नहीं, हमारे यहाँ कुरान है। ऐसे हो सकता है क्या? एक उसके आधार पर तो रिफॉर्म नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए जेम्स मिल ने क्या कहा बताइए कि रिफॉर्म जरूरी है, और मोदी जी भी कहते हैं रिफॉर्म करो फिर ट्रांसफॉर्म करो, रिफॉर्म करो फिर सब चीज़ें तभी तो बदलेंगी कि नहीं। तो यहाँ पर जेम्स मिल ने क्या कहा, दैट इज कि अटैक शार्प हो गया, और फिर एडवांसमेंट के लिए उन्होंने बोल दिया ओरिएंटल कल्चर नहीं पढ़ाया जाएगा, और अब हम इनको कौन सा कल्चर पढ़ाएंगे, दैट इज ब्रिटिश कल्चर, जो कि वेस्टर्न कल्चर है। सो नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न लैंग्वेज शुड बी कंपेयर्ड। और ये भी बात बता दी गई कि लॉर्ड मैकाले ने कहा कि एक लॉर्ड मैकाले उस समय दैट इज ये वाइस राय था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। ये कब की बात है बताओ तो पता चल जाए। 1830 से क्या बनने लगे थे? 1830 सर वॉइस वो जो 1857 से 58 से ना, तो ये 30 तक तो गवर्नर जनरल, ये 58 में ये एक्ट आया था ये सब कुछ। तो ये तो 1830 की बात है, तो इसका मतलब है उस समय ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था लॉर्ड मैकाले। इसने कहा कि एक ब्रिटिश पर्सन की शेल्फ में रखी हुई कुछ किताबें पूरे इंडियन कल्चर से ज़्यादा बेहतर है। अगले पेज पे लिख दिया, देखो इसमें सबसे ऊपर, अगले पेज की सबसे ऊपर वाली लाइन पढ़ो, अ सिंगल शेल्फ ऑफ ए गुड यूरोपियन लाइब्रेरी, सिर्फ एक अलमारी में रखी हुई बुक्स वो ज़्यादा बेहतर है पूरे इंडियन कल्चर से। तो उसने किस तरीके से मजाक उड़ाया कि यहाँ के कल्चर को ये सब खोलना बेकार है, जिन लोगों ने मदरसा खोल दिया अब मत खोलना, अपना पैसा लगाना बेकार है, और अगर पढ़ाना है तो हमें यूनिवर्सिटीज़ खोलनी चाहिए, और उसमें ब्रिटिशर्स खोलने चाहिए, और उससे जो है सिविल सर्वेंट बनेंगे। कौन बनेंगे? मतलब ये जो सिविलियंस है वो सर्वेंट बनेंगे। किसके सर्वेंट? क्या ब्रिटिशर्स के? आजकल उन्हीं सिविल सर्वेंट्स को IAS कहा जाता है। कहते हैं हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। सो सिविल, वही लैंग्वेज अभी भी यूज़ हो रही है ब्रिटिश की। तो सिविल सर्वेंट्स कौन होते हैं? जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स की हेल्प करते हों, या और भी हो सकते हैं, जिलाधिकारी भी, DM भी तो सिविल सर्वेंट है, ऐसा नहीं, बहुत डेजिग्नेटरी पोस्ट होती है। तो बट नाम अभी भी वही चल रहा है। तो उन्होंने कहा अगर आपको गुड सिविल सर्वेंट्स चाहिए तो उनको किस चीज़ का ज्ञान देना पड़ेगा? ब्रिटिश का, वेस्टर्न कल्चर का ज्ञान देना पड़ेगा। ऐसा किन दो लोगों ने कहा? और देखो इस चीज को, तो जेम्स मिल एंड लॉर्ड, अब ये देखिए, जेम्स मिल अटैक ऑन ओरिएंटल लिटरेचर। ओरिएंटल की अगर मैं बात करूं तो आप क्या समझो? ओरिएंटल ये पश्चिम और पूर्व की लड़ाई है, वेस्ट और ईस्ट की लड़ाई उस समय पे। ओरिएंटल कल्चर, क्योंकि यहाँ पर पड़ गया पर्वत, यहाँ से आ नहीं सकते, और बीच में पड़ गया अफ्रीका, तो वहाँ के लोग यहाँ आए कैसे?
उनको सी का रास्ता भी नहीं पता, तो यहाँ के लोग खूब बढ़ते चले गए। ये सब एक साथ देश हैं। तुम यहाँ पर अगर 10 कंट्री घूम जाओ, यूरोप, जर्मनी, इटली, सब जगह वही बर्गर मिलेगा खाने का, एक जैसा कल्चर, सब कुछ एक ही है। और वहाँ के लोग यहाँ चेकोस्लोवाकिया के जब इंडिया जाते हैं, कहते हैं यहाँ जरा सा 100 किलोमीटर चलिए तो पता चला सब चीज़ बदल गई। यहाँ तो एक देश में ही 50 देश है। बोला टेस्ट बदल गया, सब कुछ बदल गया। हमने 3 नौकरियां छोड़ दी, 3 बीवियां छोड़ दी। हमने कहा हमारे पास जो पैसा है हम भारत घूमने में खर्च करेंगे और सिर्फ ब्रेड और जैम खाएंगे, पैसा खाने में बचाएंगे, लेकिन घूमेंगे खूब। तो वहाँ जो थोड़ी दिन वो नौकरी करता था, हमें मिला था श्रीनगर में, बोला हम घूमना चाहते हैं पूरा भारत। इट इज़ सो एक्सोटिक, यानी एक्सोटिक इंडिया। यहाँ पर इतने सारी चीज़ें हैं जो कि खोजने लायक है, देखने लायक। तो है बात, वहाँ चेंज ही नहीं है। जगह जगह चले जाओ सब एक ही जैसा टेस्ट है। यहाँ तुम राजस्थान और गुजरात में भी अलग अलग टेस्ट पाओ, ऐसा है कि नहीं? केरला से और कहीं चले जाओ, सब जगह अलग अलग चीज़ें। तो ये चीज़ क्या बताई? अटैक ऑन ओरिएंटल कल्चर। तो चूंकि हम ये लोग इससे डिस्कनेक्टेड थे, तो इसीलिए तो अलग अलग कल्चर हुआ, नहीं तो ब्लेंड ना हो जाता। यहाँ पहाड़ से डिस्कनेक्टेड है और यहाँ इतना लंबा सी रूट, तब सुएज कैनाल थोड़ी ना बनी थी। पहले सुएज कैनाल, फिर बाद में बन गई ना सुएज कैनाल। तो अब जरा देखिए अटैक, और साथ ही साथ में 1830 में क्या हुआ? इन 1830 दैट इज जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, ऑफ इंडिया, लॉर्ड मैकाले। अब इसका नाम आगे आता रहेगा हिस्ट्री में, ये मैकाले जाएगा नहीं, चाहे तुम बीएड कर लो, बीएड करोगे लॉर्ड मैकाले सैकड़ों बार पढ़ोगे। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति में क्या दोष है, ये क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया, 2-3 बुक तो मैकाले की पढ़ जाओगे। लॉर्ड मैकाले बहुत महत्वपूर्ण है और हम लोग पढ़ ही रहे हैं इसी की सारी शिक्षा पद्धति, अभी तक पढ़ रहे हैं। जो तुम्हारे हाथ में वो मैकाले का दिया हुआ है, दैट इज मैकाले। और इन टेक्स्ट बुक को किसने भेजा? ईस्ट इंडिया कंपनी ने लंदन से भेजा एक कॉपी, बोला इसको प्रिंट करो। ये टेक्स्ट बुक ऐसे तुम्हारे हाथ में नहीं आई, वहां से चल के आई हैं, वही आज तक छपती आ रही है। तो लॉर्ड मैकाले ने क्या किया बताइए? ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड। तो इसने क्या बात लिखी? लॉर्ड मैकाले सेड that Indian culture is uncivilized, ये असभ्य लोग हैं। That Indian culture is uncivilized, ठीक है? और they should, it cannot be compared with what Europe has achieved। इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता है। उस समय बंगाल में अकाल भी पड़ गया था, यहाँ के लोग 30 लाख लोग सूखे में मारे गए। तो इनसे पूछा कि भाई आप इतने मारे जा रहे हैं और वहाँ ब्रिटिश में शराब उड़ाई जा रही है और खाना फेंका जा रहा है, तो बोले इंडियंस आर पेस्ट, ये कीड़े मकोड़े हैं, इनके मरने की हमारे सामने कोई गिनती नहीं। इनकी सोच ऐसी थी। इन्होंने कहा कि इंडियन कल्चर कैसा है? अनसिविलाइज्ड है। आगे लिखाई है, सिंगल सेल्फ ऑफ ए गुड यूरोपियन लाइब्रेरी इज द वर्क ऑफ होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। इंडिया और अरब देश का कल्चर तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि किस तरीके का है। तो वहाँ उसकी कुरान की पहली लाइन भी यही है कि जो लोग इस्लाम धर्म नहीं मानते, मुस्लिम धर्म, सबसे पहले उनका गला काटो। और दूसरी लाइन है, जिसने इस्लाम से छोड़ दिया है उसका भी गला काटो। तो जिस धर्म की पहली लाइन ही ये हो कि बोला कि ये सब काफिर हैं जो नहीं मान रहे हैं, इनको मारो। इसीलिए तो मारा गया 55 बच्चों को, जो हमास ने इजराइल में मारा, बोला ये सब नॉन इस्लामिक है, मारो। तो ये इसको क्रूसेड्स कहते हैं, धर्म युद्ध। तो उनका ये पूरा मानना है कि हम 200 करोड़ लोग, बाकी 600 करोड़ लोग विश्व को मार देंगे, फिर चैन से रहेंगे इस्लाम में। बट क्या ऐसे चल सकती है? विश्व में शांति होगी? ये तो इट इज ए स्टेट ऑफ अनरेस्ट। मारने से कहीं शांति होती है?
ना ये बात सब लिखी लिखाई आ गई है कुरान में, तो लोग चला रहे हैं। तो ऐसे पुस्तकों को रटाया जाता है बच्चों को। बच्चों के मन में क्या आएगा बताओ? छोटे से ही रटा रहे हैं, तो वो और उनके में कुछ भी आएगा? अब देखिए कि नाउ ओरिएंटल लर्निंग हैज, ही सेड, उसने क्या बताया? दैट ओरिएंटल लर्निंग, ओरिएंटल का मतलब आप ईस्ट समझिए, ओरिएंटल दैट मीन्स ईस्ट, एशिया, लर्निंग हैज नो प्रैक्टिकल यूज, नो प्रैक्टिकल यूज, उसका कोई उपयोग नहीं है। तो इन्होंने क्या किया? इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कब आया? 1835। सो ही इंट्रोड्यूस्ड, देखो 30 की बात है, ये सब बातें गई, लेकिन अब कब आ गया एक्ट? कितने साल बाद आ गया? इन 1835 इंग्लिश। इनको वर्नाकुलर लैंग्वेज नहीं पढ़ाओ, क्या पढ़ाइए? लैंग्वेज एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। ये मैकाले का ही दिया गया, इंट्रोड्यूस्ड, प्रस्तावित किया गया, ठीक है, बाय मैकाले, लॉर्ड मैकाले लिख सकते हो, बाय लॉर्ड मैकाले। ना अब देखें इसमें क्या कहा गया, बताओ दिव्या, इसमें क्या चीज कहेगी? इंग्लिश लैंग्वेज एक्ट में हाँ बोलो देवव्रत, कि इंग्लिश लैंग्वेज एक्ट में क्या था? सर वो ब्रिटिश जो सर वेस्टर्न कल्चर है सर, उसके बुक्स पढ़ाई जाएगी, और सर इंडियन का जो सर वैदिक मतलब ऐसे वाला कल्चर है सर, उसे नहीं पढ़ाया जाएगा। नहीं पढ़ाया जाएगा। और ये बताया गया इंडियन टेम्पल्स लीड अस टू डार्कनेस, जो भारत के मंदिर है वो हमें अंधेरे की ओर ले जाते हैं, और इसलिए इन हायर एजुकेशन इंग्लिश मेड कंपल्सरी, इंग्लिश को हायर एजुकेशन में कंपल्सरी कर। सो अब देखिए, तो इस एक्ट में क्या किया गया? इन दिस एक्ट देखो, प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल लैंग्वेज इज स्टॉप। अगर कहीं भी पढ़ाया जा रहा है तो वो एजुकेशन को क्या कर दिया जाएगा? इज स्टॉप। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, फिर से देखो। अब ये बात कही गई कि जो पहले भी हमने आपको बताया था कि 1 लाख छोटे छोटे विद्यालय थे कि नहीं, जो गुरुकुल थे वो चलाए जाते थे। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे हिसाब से गुरुकुल चलाएगा वो पहले वाले लोग, कौन? वो जो ब्रूक थे, और दूसरा कौन था? विलियम जोन्स। उन्होंने कहा जो हमारे हिसाब से चलाएगा उसको हम फाइनेंस करेंगे, पैसा देंगे। तो बहुत सारे लोग बोले ये तो बहुत अच्छा है, हमको पैसा मिलेगा और बुक्स भी मिलेंगी। तो बोला हाँ हम आपके हिसाब चलाएंगे। बोले रोज रिकॉर्ड करो कितने बच्चे अटेंडेंस आए और हमको फीडबैक भेजो। तो जो लोग उसके हिसाब से चलने लगे उनका तो मजे हो गया, पैसा मिलने लगे। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं चल रहे थे, उनके लिए डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि अब सब लोग उनकी शिक्षा पद्धति पे चलने लगे और उसको नाम दिया गया कॉन्वेंट स्कूल। अभी भी चलते हैं ना कई जगह कॉन्वेंट स्कूल। तो जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति पे चलते थे और जिनको एड मिलता था, फाइनेंशियल सपोर्ट, उसको क्या स्कूल का नाम दिया गया? यानी वो इंग्लिश शिक्षा पद्धति पे चले, उसमें इंग्लिश छोटे स्तर पर भी पढ़ाई जाए। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये अंग्रेजों की देन थी। वो कहते हैं हमारा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है। ये लोग पहले बहुत गर्व से कहते थे अंग्रेजों के द्वारा पढ़ाए गए स्कूल में पढ़े। समझ में आई बात? तो ऐसा था। लेकिन फिर मैकाले ने कहा नो, यू शुड नॉट गिव देम एड, उनको मत ऐसे सपोर्ट करो जब तक पूरी तरीके से वो इस शिक्षा पद्धति को नहीं फॉलो करेंगे हमारे वाले को, तब तक करना जो ऐड करना, यानी वर्नाकुलर लैंग्वेज स्टॉप कर देना। कोई नहीं, समझ में आई बात? तो उन्होंने कहा अब से हम नहीं करेंगे। पहला ये था नियम। दूसरा क्या बताया गया? इन हायर एजुकेशन इंग्लिश शुड बी टॉट ना, इन हायर एजुकेशन
is English language is to be taught. उच्च शिक्षा में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जरूरी हो गया. एंड these institutes like Calcutta Madrasa and Banaras Sanskrit College are the temples of darkness. उन्होंने क्या स्टेट किया, अगली लाइन लिखी बुक में, ये जो दो खोले गए थे ना जोन्स ने और क्रूक्स ने, उनको बोला गया इन्होंने तो अंधेरे वाले मंदिर खोल दिए. ये कोई इंस्टीट्यूट, वैसे स्कूल को टेम्पल कहा जाता है, तो उन्होंने बोला ये जो दोनों मदरसा खोला गया या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, ये सब क्या है, दैट इज टेम्पल ऑफ डार्कनेस. तो यहाँ इससे काम नहीं चलेगा. अब देखो आगे की बात, अब आगे 20 साल आगे चले आओ, तो दैट इज एजुकेशन फॉर कॉमर्स. अच्छा, एजुकेशन फॉर कॉमर्स, तो आयुषी वाणिज्य के ज्ञान से तुम क्या समझती हो? सर क्या? कॉमर्स तो समझती हो वाणिज्य, तो वाणिज्य के ज्ञान से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? सर जो बिजनेस की स्टडी. Yes, that is now it was felt that they should not get well versed in English language. वो सिर्फ अंग्रेजी भाषा न जाने, अगर इंग्लिश जान जाएंगे देवव्रत तो क्या होगा बताओ? भारत के लोग इंग्लिश जान जाएंगे तो क्या होगा? सर अगर इंग्लिश होगी तो सर वो वेस्टर्न कल्चर को सर अडॉप्ट करने का वहाँ पे जाके सर कुछ भी कर सकते हैं. या वहाँ की बुक्स उनके लिए अवेलेबल हो जाएंगी. प्रिंट मीडिया तो आ ही चुका था, तो जब उस समय प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी थी तो सारी बुक्स इंडिया में अवेलेबल थी. नाउ दे कैन लर्न इट, रीड इट एंड गेट फैसिनेटेड, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर. वैसे ही वो ड्रेस कोड पहनने लगेंगे, वैसे उनकी मेंटेलिटी भी हो जाएगी. तो फिर उनके मन में एक स्लेवरी की भी भावना आ जाएगी कि हमें उनसे सीखना है, और सीखना है तो उनका गुलाम बनना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें अगर किसी का भी शागिर्द बनना पड़ता है कि नहीं. तो इसलिए वो चाहते थे कि अगर आपको गुड सिविल सर्वेंट चाहिए तो उनको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जानी चाहिए. अब कॉमर्स की बात आती है, जरा देखें. तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन सेट एन एजुकेशनल डिस्पैच, उसको वुड डिस्पैच कहा जाता है. तो डायरेक्टर्स बैठते थे ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन. तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कल कि ईस्ट इंडिया कंपनी कौन है, जो कंपनी जिसने अपना व्यापार कहाँ बढ़ाया, ईस्ट में, ईस्टर्न पार्ट में, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसमें मुख्य इंडिया था, क्योंकि इंडिया वाज प्रॉस्परस. उस समय चाइना और रशिया तो बहुत पीछे थे और इंडिया ही मुख्य था, तो इसलिए उन्होंने उसको कहा ईस्ट भी बोला और साथ में इंडिया भी लगा दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम. तो वहाँ उनका एक डायरेक्टर बैठता था लंदन में, तो उसका नाम चार्ल्स वुड था. तो उसने बहुत सारी किताबें भेज दी और उस चीज़ को कहा जाता है 1950, ये जो 1854 में भेजी हैं, वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है. वो आज तुम्हारे नाम से. इसको पढ़ो, ये क्या चीज़ है कि इन 1854 क्या हुआ, दैट इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर भी तो कोई डायरेक्टर होगा, वो वहाँ से चलाता होगा, वो भेजता होगा यहाँ गवर्नर जनरल या अलग अलग स्टेट के जनरल भेजता होगा, गवर्नर्स, और गवर्नर के ऊपर वो गवर्नर जनरल. अभी यही तो है कि नहीं, जो भी 3 गवर्नर या 4 गवर्नर थे अलग अलग स्टेट के, तो उनकी कोई गवर्नर जनरल था. तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या किया उन्होंने, ठीक है, सेंड एन एजुकेशनल डिस्पैच ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. कभी भी डायरेक्टर किसी कंपनी का बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसका एक डायरेक्टर नहीं था, बहुत सारे डायरेक्टर थे, एक पूरी सभा थी, अकेला कोई नहीं चलाता था. सो कंपनी ने क्या किया, इन लंदन ठीक है, सेंड एजुकेशनल डिस्पैच टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. सेंड एन एजुकेशनल डिस्पैच. एक एजुकेशनल डिस्पैच भेजा टू, डिस्पैच का मतलब क्या होता है? डिस्पैच कर दिया, जैसे मैंने तुम्हारे एक लिफाफे में कुछ भर करके तुमको पोस्ट कर दिया, तो आप हमसे पूछेंगे क्या आपने मेरा सामान डिस्पैच कर दिया है, तो भेजना.
तो डिस्पैच करने का मतलब है कोई चीज भेज दी, अमेजन ने उसे डिस्पैच कर दिया, नाउ यू आर अवेटिंग फॉर इट्स अराइवल। आप ये सोचेंगे आ जाए, जब कोई डिस्पैच करेगा तभी तो तुम्हारे पास कोई चीज आएगी। तो ये एक तरीके का ट्रांसपोर्टेशन है, कोई भेज रहा है, ठीक है। सो डिस्पैच का मतलब क्या हुआ, प्रेषण, भेजना, टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा, ये जिसने भेजा, इट वाज इशूड बाय चार्ल्स वुड द प्रेसिडेंट। जब कोई एक डायरेक्टर्स होते हैं तो क्या उनमें एक प्रेसिडेंट भी होता है? यस सर। तो ऊपर रख के लिखो 60, गर्दन हो जाएगी दर्द हो। देखो तो उसमें क्या होगा बताओ कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, सो प्रेसिडेंट ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज चार्ल्स वुड एंड दिस वाज नेम्ड एज वुड्स डिस्पैच। ये नाम भी आगे बहुत दिनों तक चलेगा आपके साथ। प्रेसिडेंट ऑफ जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, was Charles Wood and this dispatch जो एजुकेशनल मैटर उसने भेजा था उसे क्या कहा गया, dispatch is called Wood's dispatch। आप ये समझ रहे हैं कि जो 8th 9th और 10th की हिस्ट्री है वही आईएएस में पूछी जाती है, सारे गवर्नर जनरल के नाम, वुड्स डिस्पैच क्या है। जिसने अच्छे से पढ़ा है ये समझिए बहुत आगे के लिए जरूरी है। यही 3 चीज लोग आगे वाले वापस पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें मालूम नहीं रहता है, बेसिक चीजें ज्यादा पूछी है। अब आगे देखें नाउ, तो आउटलाइनिंग द एजुकेशनल पॉलिसी दैट वाज टू बी फॉलोड इन इंडिया, इट एम्फसाइजेस वंस अगेन द प्रैक्टिकल बेनिफिट ऑफ सिस्टम ऑफ यूरोपियन लर्निंग। तो इसमें क्या चीज लिखी गई थी कि हाउ यूरोपियन लर्निंग इज बेटर, इट एम्फसाइजेस। सो द कंटेंट क्या था, द कंटेंट यानी इसमें जो मैटर था, हाउ यूरोपियन लर्निंग इज बेटर देन ओरिएंटल लर्निंग, यानी यहाँ के जो पूर्वी ज्ञान से पश्चिमी ज्ञान कैसे, ये यूरोपियन लर्निंग है वो ओरिएंटल। यूरोपियन और इसे क्या कहा जाएगा, ओरिएंटल। ओरिएंटल। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स भी खोला गया है तो वो सब एशिया में है। सो इट शोज, इसमें ये दिखाया गया हाउ, शोड हाउ यूरोपियन लर्निंग is better than Indian। ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों ने इंग्लिश सीख के गलत किया है, क्योंकि आज हम सर्विस सेक्टर में बहुत पैसा कमा रहे हैं। आपको मालूम है कि जो बाहर हम लोग इंग्लिश सीख के जा रहे हैं तो वहाँ से इतना कमा रहे हैं कि वहाँ से जो पैसा आ रहा है उससे हमारी पूरी सरकार चल रही है। 13 लाख करोड़ रुपए आ रहे हैं हर साल। वो लोग खाते का में जो बाहर जाते हैं मालूम है, वो अपने ऊपर नहीं खर्च करते हैं, अपने परिवार को पैसा भेजते हैं। 60% पैसा अपने परिवार को भेजते हैं और वो भी डॉलर्स में भेजते हैं। तो भारत में डॉलर के भंडार हो गए हैं और हम उनके परिवार को रुपया देते हैं, क्योंकि यहाँ तो रुपए चाहिए, रुपए तो हम ही छापते हैं तो उनके डॉलर हमारे हो गए। तो आप ये समझिए, लेकिन जो सर्विस सेक्टर है वो चाइनीज नहीं चला पा रहे। चाइनीज ने कभी दूसरी लैंग्वेज सीखी ही नहीं, रशियंस को कोई ज्ञान, यहाँ तक कि जो चाइनीज के सामान है उसमें भी इंग्लिश लैंग्वेज भी नहीं होती, मालूम है, चाइनीज आइटम है। तो उन्होंने इंग्लिश भी नहीं सीखी और कोई वर्नाकुलर में ही रहे, रशियन भी। तो भारत सर्विस सेक्टर में इतना आगे है कि इजराइल ने बोला हमको 1 लाख इंडियन दे दो, हमें अपने यहाँ काम करवाना है। फिर ताइवान बोला हमको भी 1 लाख इंडियन दे दो, कितना पैसा लोगे, और हम उनको रहने की, घूमने की सब फैसिलिटी देंगे। सब इंडियंस मांग रहे हैं, क्योंकि इंडियंस वफादार होते हैं, जिस देश में जाते हैं उस नेशन के प्रति, और ये कभी कोई गड़बड़ नहीं करते हैं। तो इसलिए सब दूसरे कंट्रीज इंस्पायर्ड हैं कि यहाँ पॉपुलेशन सर्विस सेक्टर जोरदार है, मान लो हमारा देश भी चमक गया। वैसे 20% तो हर एक देश में इंडियंस आई हैं। क्यों है इंडियंस? क्योंकि जो अंग्रेज ने पूरे विश्व में राज किया तो उन्होंने यहीं से स्लेव ले गए इंडिया से,
और जहाँ जहाँ यहाँ के स्लेव जहाँ गए वहाँ उन्होंने अपनी मेहनत से बहुत ऊंचे ऊंचे स्थान पा लिए। और जो यहाँ से इंग्लैंड गए इंडियंस, उनसे तो वहाँ की नर्सों ने शादी कर ली। सब क्यों? क्योंकि वो बोले इतने वीर हैं ये लोग। हम लोग गए थे वर्ल्ड वार 1 लड़ने, तो जो 1 लाख लोग गए थे हमने जिताया भी, ऐसा नहीं है इंग्लैंड को। और फिर उसके बाद हम गांधी जी ने कहा भाई वर्ल्ड वार 1 तो जीत गए हो, अब तो दे दो हमारा देश। वो टाल गए। फिर वर्ल्ड वार 2 आया, बोले अच्छा ठीक है तुम इस बार सपोर्ट करो हम दे देंगे। तो वो 45 पे ख़त्म हुआ वर्ल्ड वार 2, हमने उनको जिता दिया। फिर 47 में उन्होंने आज़ादी दे दी। ये तो लेन देन था, इसके लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, गांधी जी वहाँ गए थे, बोले हम जिता देंगे तुमको, फिर हमको आज़ादी दे देना। ठीक है जिता दो। तो पहली बार टाल गए थे, दूसरी बार नहीं टाल पाए। क्यों? क्योंकि उनके पास अब उतने रिसोर्सेज नहीं थे, वो लोग बिल्कुल गरीब हो चुके थे। वहाँ लंदन में जा जाके तो हिटलर ने मारा इन लोगों को, बम्बार्डमेंट, मैनचेस्टर पूरा धुएं से उसने 70 फाइटर प्लेन भेज के पूरा तबाह कर दिया। अब उनके पास रिसोर्सेज नहीं बचे। जब पावर ही जिसके पास नहीं होगी तो कहीं राज कर पाएगा, तो उनको देना ही पड़ेगा। और हम लोग राजी भी नहीं थे इस बात को कि ठीक है हमारे पावर दे दो। बोले भारत छोड़ो, क्विट इंडिया, भागो यहाँ से। तो आखिरी अंग्रेज को जब तक हमने भगा नहीं दिया तब तक हमने स्वतंत्रता नहीं ली। दूसरे देशों में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने कहा तुम भी रहो हम भी रहे, हमें आज़ादी। तो उसमें गड़बड़ हो गई। जिसने भगाया पूरे विश्व में एकमात्र देश भारत ही है, उसने आखिरी अंग्रेज को निकाल दिया। बोले तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। अभी जहाँ जहाँ बच गए वो गड़बड़ कर रहे हैं। सर, ये काम अच्छा हो गया। सर तो अभी भी रशिया और चाइना में मतलब वही वहाँ की लैंग्वेज बोली जाती है, इंग्लिश पूरी नहीं होती। पूरी वहाँ के जो जहाज आते हैं वो पूरा अपनी लैंग्वेज में करते हैं। फिर यहाँ के हम लोग सीखते हैं रशियन, फिर उसको बदलते हैं। उनको आती ही नहीं है क्योंकि वहाँ पर अंग्रेज लोगों ने शासन नहीं किया। तो हमें फ़ायदा क्या हुआ बताओ? हमें सर्विस सेक्टर में फ़ायदा हुआ। अभी इंडिया के पास इतनी पॉपुलेशन है कि पूरी दुनिया का सर्विस सेक्टर संभाल रही। तुमको मालूम है जगह जगह के CEO इंडियंस ही हैं। तो कहाँ से हैं? क्योंकि वो इंग्लिश जानते हैं, टैलेंटेड तो थे ही, और इंग्लिश जानने का और फायदा हो कि वो शुरू से ही वो भाषा जानते हैं वहाँ जो यूरोपियन कंट्री में चलती है ना। तो कुछ फायदे भी हुए उनके आने से। हम लोग 2 कल्चर जान रहे हैं। अब हमने अपना कल्चर छोड़ा नहीं, क्योंकि बीच बीच में ऐसा होता रहा कि लोग हमें बताते रहे कि कल्चर कितना महान है। तो हम लोगों ने कभी, इवन जो लोगों ने धर्म भी बदल लिए वो वापस अपने ही धर्म में आए। तो ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया में दूसरी जगह धर्म पूरे के पूरे बदल दिए गए। ईरान का जो धर्म था वो जोरास्ट्रियन धर्म था, और ईरान पूरा जरथुस्त्र ने बनाया था। और अब वो जो पारसी लोग थे, पारसी लोग होते हैं ना, अब वो पूरे अब मुस्लिम हो चुके हैं। तो जो दूसरे लोग थे उनमें बहुत डीप रूटेड नहीं था उनका रिलीजन, लेकिन इंडियंस की जो आस्था थी वो काफ़ी डीप रूटेड थी। उसको ऐसे हिलाया नहीं जा सकता था। लोगों ने मरना पसंद किया लेकिन धर्म छोड़ना पसंद नहीं किया। ऐसा ज़्यादा यहाँ पर रात हो। अभी वही काम हो रहा है कि जो अभी की सरकार है वो ग्लोरीफाई करना चाहती है। जो भी दूसरे देश आते हैं उसको दिखाती है कि भाई देखो हमारा देश कितना ग्लोरीफाइड है। और वही अगर तुम पहले देखोगे तो जवाहरलाल नेहरू है वो ग्लोरीफाई नहीं करते थे। देखो वो बाहर से लोग आ रहे हैं तो उनको यहाँ के सपेरे दिखा रहे हैं, यहाँ की गरीबी दिखाते थे और मजाक उड़वाते थे। देख लो, तो जो कि गलत है। तो अगर आप इंडिया को करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करोगे, कितने अच्छे तरीके से G20 में आप देखो बिल्डिंग बनाई गई, तो भारत मंडपम वो सब क्या था? अल्टीमेटली पॉम्प एंड शो से ही तो कॉमर्स चलता है। तो लेट अस सी। जवाहरलाल नेहरू तो प्राइम मिनिस्टर थे, तो प्राइम मिनिस्टर हमारे थे, ठीक है। तो उनसे भी ये कहा गया कि भाई इंडिया का डिवीजन नहीं होने दो और किसी मुस्लिम को प्रधानमंत्री बना दो। गांधी जी ने उनसे बोला तो बोले नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, प्राइम मिनिस्टर तो हम ही बनेंगे, फिर चाहे इंडिया बढ़ता है तो बढ़ जाए। तो फिर इंडिया के 2 टुकड़े हो गए। नहीं तो वो जिन्ना चाहते थे कि भारत के प्रधानमंत्री बन जाए। फिर बाद में सारे लोगों ने वोट किया कि जवाहरलाल नेहरू ये ठीक नहीं है, वल्लभ भाई पटेल को बनाओ। तो 2 वोट जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में पड़े और 357 वोट वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में पड़े। तो लेकिन फिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा गांधी जी से, हमें प्रधानमंत्री नहीं बनाओगे। प्राइम मिनिस्टर के लिए वोटिंग होती कि नहीं? वो बहुत योग्य थे, उन्होंने सारी रियासतों को एक किया, तुम्हें मालूम है कि नहीं? तो
आयरन मैन भी उनको कहा जाता है, बहुत बड़ी एक आयरन। तो तब भी उन्होंने कहा मैं कांग्रेस को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दूंगा अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, स्प्लिट हो जाएगी कांग्रेस। तो फिर उन्होंने कहा वल्लभ भाई ये मानने वाला नहीं है, ये बहुत जिद्दी आदमी है, तुम इसी को बन जाओ, कांग्रेस तो बची रहेगी। उन्होंने गांधी जी हम आपकी श्रद्धा करते हैं, ये लेटर लिखा हुआ है सब जगह। तो और ठीक है आप जिसको कहोगे, हम गृह मंत्री बन जाते हैं। तो गृह मंत्री बन के उन्होंने सब जगह सब काम कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम कश्मीर का मैटर हम देखेंगे, हम में योग्यता है। और कश्मीर में किसने आक्रमण कर दिया बताओ उसी समय? पाकिस्तान में कबायलियों ने आक्रमण कर दिया, तो वो यहाँ घुसते चले गए। फिर हमारी सेना ने भी आक्रमण किया, हम जीतते चले गए, हम लाहौर तक चले जाते। उन्होंने कहा रुको आगे मत बढ़ना। जवाहरलाल नेहरू ने, हम जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन, वहाँ मसला सॉल्व कराएंगे। अगर तुम जीत जाते पहले से ही तो आज ये जम्मू कश्मीर का झगड़ा होता। तुम्हारी सेना जीत रही है लेकिन तुम अपनी ही सेना को रोक रहे हो। तो फिर हम लोगों ने अपना एक पार्ट जो है JNK का वो गंवा दिया। ऐसा ही चाइना में भी हुआ। चाइना जब हमारे ऊपर अटैक कर रहा था तो हमारी एयरफोर्स ने क्या कहा कि हमको आप एक आदेश दे दो, मैं उन सबको पीछे भेज दूंगा। बोला नहीं, हम शांति पुरुष हैं, उनको आने दो, वो हमारा बर्फीला एरिया ही तो ले रहे हैं, उससे क्या होगा। हमारा कैलाश पर्वत भी चला गया उसी में, और उन्होंने एक बहुत बड़ा एरिया ऑक्युपाई कर लिया। और फिर बाद में बोलते हैं कि साथियों उन्होंने जो छीना है वो बर्फीला इलाका है, उससे हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हमारी विश्व में ख्याति हुई है क्योंकि हमारा शांति प्रिय जो व्यक्तित्व है वो उभर कर आया है। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है, ऐसा होना चाहिए। फिर सोवरेनिटी किस चीज़ की? अगर कोई तुम्हारी इंच भर ज़मीन भी ले ले, है बात कि नहीं? ऐसे ही तो ये काम पहले भी हुआ है। तमिलनाडु के नीचे एक बहुत बड़ा एरिया है, सेक्टर नीचे का, जिसकी अभी 2 महीने पहले बात हुई थी। वो इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को दान में दे दिया, और दान में देने के बाद क्या हुआ कि उसके साथ का समुद्री एरिया भी चला गया उनके पक्ष में। तो वहाँ के मछुआरों को अब वो ज़मीन में जब जाते हैं आसपास मछली पकड़ने समुद्र में, तो वहाँ के लोग कैप्चर कर लेते हैं। आपको मालूम है मछुआरों का विवाद चलता है। तो क्या तुम एक प्रधानमंत्री की इतनी हैसियत है कि बिना संसद में किसी से पूछे अपने आप ही दान देता रहे भारत को? तो तुम जाके चुपचाप साइन करे आओगे, दान दे दोगे किसी को? अरे संसद में मैटर पास कराओ, 4 लोगों के सामने आए तो लोग पूछेंगे कैसे दान दे रहे हो। उन्होंने खुद जाके साइन कराई, दान दे। ऐसे नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई ना बात? तो ये अगर इस तरीके का होता है तो ध्यान दिया जाएगा। हमें अपने देश को रिप्रेजेंट प्रॉपर्ली करना चाहिए। ये हो सपेरे को क्या कहते हैं? चलो अभी देख लो। सर स्नेक चार्मर। हाँ, जवाहरलाल नेहरू शोइंग स्नेक चार्मर। Showing pictures that match. ये देखो, तो ये देखिए इसमें क्या दिखाया गया है कि जवाहरलाल नेहरू किस तरीके से दिखा रहे हैं। ब्रिटिशर्स आ रहे हैं तो उसको सपेरा दिखा रहे हैं। बोलो, ये कहते हैं भारत सपेरों का देश। ये कोई दिखाने की चीज़ है? एक सपेरे को बुला दिया गरीब पकड़ो, बोले तो सांप दिखाओ इनको। तो लोगों ने सही तरीके से रिप्रेजेंट ही नहीं किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी बहुत गड़बड़ी हुई। ठीक है, अब ये देखिए, so now जवाहरलाल नेहरू विद वाइफ ऑफ माउंटबेटन, जो लास्ट था गवर्नर According to जनरल। Wikipedia, it was at this time that a serious relationship between Edwina Mountbatten and Nehru, ये the new बताओ। Prime Minister of India, began. Whether the romance was ever consummated is not known. However, their mutual fondness ये is उसके evident आगे from पीछे घूमते widespread रहते। speculation. ये कोई तरीका है?
सिगरेट सिगार बाहर से मंगा के पीते थे, और इसको इसीलिए भेजा गया था माउंटबेटन को क्योंकि इसकी वाइफ सुंदर थी और जवाहरलाल नेहरू पर डोरे डाल सके, और जैसा संविधान चाहता था बोला हाँ बनाओ बनाओ, तुम्हें क्या बनाना है, हम साइन करते हैं। सारा संविधान वहाँ के 2 लोगों को बैठा दिया। आप अगर सिर्फ नेट में यही नाम डाल दोगे आपको ऐसे ऐसे पिक्चर्स मिलेंगे, आप देख के हैरान रह जाओगे कि ये कैसा हमारा प्रधानमंत्री है जो वहाँ उसकी वाइफ के सामने गले में हाथ डाल रहा है, तो क्या डाल रहा है, ऐसे होता है क्या? तो सब आप देखो सारे पिक्चर्स ऐसे हैं। तो इसीलिए इनको अच्छा प्रधानमंत्री नहीं कहा जा सकता कि कभी भी ये सब चीज़ें थोड़ी ना चलती हैं, तुम कोई उनके नौकर थोड़ी हो। तुम्हारा अपना एक डेजिग्नेटेड पोस्ट है, तो इस तरीके से तुमको नहीं चलना चाहिए। अपना एक डिस्टेंस बोलो, ये ऐसे चलोगे तुम किसी की वाइफ के साथ तो ये सब गलत है। अभी साल से तो ये लोग बोल रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू चाचा नहीं है और हम बाल दिवस नहीं मनाएंगे, वैसे चाचा नहीं चाहते, तो अब बाल दिवस बंद हो जाएगा। भाई हमको हमारी जो हिस्ट्री प्रॉपरली सिखाई जाएगी तब तो हम सीखेंगे ना कि क्या हुआ है, अदरवाइज हम किसी को महान मानते रहेंगे। जब और अपने नाम पे ज्योति जवाहर भी बनवा दी कि मेरे नाम पे इतने सुंदर सुंदर कविता लिखो, जब लगा देखने मानचित्र भारत ना मिला तुझको पाया, और जब तुझको देखा नैनों में भारत का चित्र उभर आया। अपने ऊपर बनवा ली थी, जब हम मैप देखे तो उसमें भारत नहीं जवाहरलाल नेहरू दिखे, और जवाहरलाल नेहरू को देखा तो भारत दिखे। जबकि हमारा कितना डिस्प्यूटेड एरिया है, कितना उनकी वजह से डिस्प्यूट है। अगर वही वल्लभ भाई पटेल ने किया होता तो उन्होंने नहीं मानी उनकी बात, तो आज ये डिस्प्यूट होता ना, पाकिस्तान से हमारी लड़ाई होती ना, टेररिज्म होता। तो चीज़ों को बहुत वाइजली किया जाना चाहिए। और वीटो पावर के लिए आज हम लड़ रहे हैं, तो उस समय पूछा यूएन ने भाई तुम्हें भी वीटो दे दे, तुम तो एक बड़े कंट्री, बोला हमें नहीं चाहिए, चाइना को दे दो, वो हमारा भाई है। वीटो ही नहीं लिया। वीटो कितनी बड़ी पावर है यूएन में उससे, और आज हम लड़ रहे हैं कि हमको थोड़ी सी शक्तियां मिल जाए। वीटो भी नहीं लिया, बोलो ये कोई बुद्धिमानी है? 5 देश को वीटो मिल रहा था, उसमें एक भारत को भी मिल रहा था, बट जवाहरलाल नेहरू नाउ दैट इज द एजुकेशन फॉर कॉमर्स। तो एजुकेशन फॉर कॉमर्स हमने क्या देखा बताइए? इस चीज को क्या दिखाया गया? इट इज कॉल्ड वुड्स डिस्पैच। तो वुड्स डिस्पैच ने बताया कि ओरिएंटल लर्निंग इज नॉट बेटर एंड यूरोपियन लर्निंग इज बेटर। और ऐसा बात नहीं जैसा कुछ लोग कहते हैं कि बहुत शहीद थे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, उनको गोलियां पड़ी, तो गोलियां ऐसे नहीं पड़ी हैं। उन्होंने पंजाब में एक आतंकवादी संगठन खड़ा किया, भिंडार वाले, वहाँ के लोगों को बंदूकें दी, बोले लो, और तुम जो वहाँ पर पहले अकाली दल का राज हो रहा था, बोले अब तुम चारों तरफ भयभीत करो और कांग्रेस का राज आएगा। तो वो जो अकाली दल वाले थे वही अब खालिस्तान के समर्थक हैं जो कनाडा और वहाँ रह रहे हैं, तो उन्हीं लोगों ने गोली वहाँ मार दी। तो फिर इंदिरा गांधी ने कहा ये ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं, आतंकवादी किसी के साथी नहीं होते हैं, तुम अगर उनकी नहीं मानोगे। तो वो लोग गोल्डन टेम्पल में चले गए, गोल्डन टेम्पल में दिखाएंगे। फिर इन्होंने कहा इंदिरा गांधी तो बहुत रिजिड थी कि हमने तुम्हें खड़ा किया और तुम आतंकवादी हमारी बात नहीं मान रहे हो। तो उन्होंने गोल्डन टेम्पल में अपने सैनिकों से बोला जा करके देयर इज ब्लू स्टार ऑपरेशन, कि जाओ अंदर घुसते चले जाओ और इन पर पहले पानी बंद किया, बिजली बंद की, फिर बोला इनको जाओ गोलियों से मारो। ऐसा करते समय जब गोल्डन टेम्पल का बहुत सारा भाग टूट गया था, इससे पूरा सिख समुदाय क्या हो गया, आहत हुआ। उनका एक मुख्य मंदिर है ना अमृतसर, और फिर कुछ सिखों ने जो उनके आतंकवादी थे भिंडार वाले, उन्होंने उनको गोली मार दी। तो अगर आप गलत काम करोगे, आतंकवादी बनाओगे, तो क्या होगा? ऐसे ही श्रीलंका में जो उनका सिविल वार, 2 ग्रुप में वार चल रहा था, किसका किसका? एक तमिल थे और बौद्ध, श्रीलंका बुद्धिस्ट थे। तो राजीव गांधी ने कहा हम हल कराएंगे। वो लोग तमिल को कोई राइट नहीं देते थे, बुद्धिस्ट 20% तमिल्स थे, तमिलियंस तो आप जानते, भारत में भी तमिल है, वहाँ भी तमिलियंस है। वो कहते थे तुमको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, तुम पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते हो, तुम्हारी भाषा भी नहीं पाए। ऐसा नहीं होता है 20% के साथ। तो वहाँ के लोग बहुत सारे साल से लिबरेशन टाइगर फ्रंट ऑफ तमिल ईलम बनाए हुए थे कि हमें भी आज़ादी दो, हमको भी चाहिए। तो राजीव गांधी ने 10,000 भारतीयों को भेज दिया, बोला इन सभी तमिल को मारो।
तमिल को मार डालो और जो बुद्धिस्ट हैं उनका राज होगा। तो यहाँ के तमिलियंस वो हो गए, ये कैसा कर रहे हैं। और हमारे और वहाँ के जो सेना थी ना, उसने भारतीय शांति सेना को ही आगे क्या बोला, तुम ही मरो, आए हो तो पहले मरो। 10,000 लोग मर भी गए। तो जब वो मर गए तो फिर वहाँ की एक जो लक्ष्मी थी कोई, उन्हीं में से तमिल में ही उनको मारा गया। कुछ तो बचे होंगे। प्रभाकरन ने बीड़ा उठाई, राजीव गांधी को मार के दम लेंगे। और फिर तुमको एक वीडियो दिखाएं, उसमें जब वो लोग उनको गार्ड ऑफ ऑनर, जानते हो जब कहीं कोई जाता है तो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, तो उसने बट से मारा भी था। तो राजीव गांधी लड़खड़ा के गिरे। वो भी पिक्चर है यूट्यूब में, तो अभी दिखा देते हैं। और फिर उसके बाद आके गोलियों से लक्ष्मी ने अपने पेट में वो बांधा और बम से उड़ा दिया, तो वो भी मर गए। तो इनको शहीद कहा जा सकता है, लेकिन ये शहीद नहीं है। अब 10-10 हज़ार लोगों को तुम फालतू में मरवाओगे, और वो भी गलत काम के लिए। तुम तमिल्स कैसे हैं, वो यहाँ के लोगों से रिलेटेड है, और उनको इंसाफ नहीं मिला और तुम उनको मरवा रहे हो। इट वाज इट गुड? चलिए अब एक हम आपको पिक्चर दिखा दें राजीव गांधी की, वो हमारे प्रधानमंत्री थे। तो दैट इज हिट बाय बट। तो तमिल उसमें था एक गार्ड ऑफ ऑनर, उसने इनको मारा। राजीव गांधी अटैक्ड बाय बट ऑफ राइफल। सर रिफ्लेक्शन आ रही है। हाँ? रिफ्लेक्शन वो बता। राजीव गांधी अटैक ड्यूरिंग गार्ड ऑफ ऑनर। ये देखो, तो ये चीज आप देखो। इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है श्रीलंका। तब तक इन्होंने 10,000 लोगों को मरवा भी दिया था। ये तो तुम ऐसा काम ही क्यों करो कि तुम्हें मार पड़े, फिर बाद में बोलो शहीद है। 10,000 लोगों को मरवा दिया। चलो नाउ अब बात की जाती है कि वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूज ऑफ डिस्पैच। ये जो वुड्स डिस्पैच आया, इसका फायदा क्या हुआ? वुड्स डिस्पैच का ये फायदा हुआ that is pointed to economic. European learning would enable Indians to recognize the advantage. तो उन्हें ये पता चल जाएगा कि यूरोपियन लर्निंग से ये पता करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कितनी एक्सपेंड कर रही है, तो हमको भी इसमें इन्वॉल्व हो जाना चाहिए इसी कंपनी के कामकाज में, तो हम भी पैसा कमा लेंगे। तो एक तरीके से कॉमर्स में बढ़ सकते हैं। तो ऐसा उसमें फ़ायदा गिनाया गया। और इफ़ इट वुड चेंज द टेस्ट एंड लिविंग स्टाइल ऑफ इंडियंस, अगर यूरोपियन लर्निंग ये सब करेगी, और इसलिए वुड बिगिन टू अप्रिशिएट। फिर वो क्या करेंगे, वो बोल रहे थे कि भाई ये लोग खादी पहनते हैं, अगर ये वेस्टर्न स्टाइल अपनाएंगे तो हम इनसे 2 रुपए का कॉटन लेंगे, 200 रुपए की शर्ट ही पहनेंगे। 1 in 98 का फायदा। बोल रहे ये हमारे यहाँ का जो मैन्युफैक्चर है, इतने करोड़ लोग, 38 करोड़ लोग थे उस समय, अब तो 150 करोड़ हो गए। बोले इतने करोड़ लोग अगर हमारे यहाँ की कंपनियों का माल खरीदेंगे और वेस्टर्न स्टाइल में पहनेंगे तो कितना पैसा आ जाएगा। तो इसलिए भी इनको सिखाना जरूरी है। लेकिन बाद में आपको मालूम है उन्हीं कपड़ों की होली चलाएंगे। गांधी जी ने बोला था नहीं हम खादी ही पहनेंगे, और उससे वहाँ की सब कंपनी बंद हो गई। हो गई थी कि नहीं? जब अगर तो इसमें वुड्स डिस्पैच आल्सो आर्ग्यूड दैट द यूरोपियन लर्निंग वुड इम्प्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ इंडियन। उन्हें ट्रुथफुल और ऑनेस्ट बनाएगा, ऐसा वो सोचते थे। यहाँ के लोग इमोरल हैं और मोरल हो जाएंगे। द लिटरेचर ऑफ ईस्ट वॉज नॉट ओनली फुल। अब यहाँ से वो बात आती है जो आद्या ने बताई थी। द लिटरेचर ऑफ ईस्ट इज फुल ऑफ ग्रेव एरर्स। उसने बताया कि ये जो वुड्स डिस्पैच है ये बहुत गलतियों से भरपूर है और ये नॉन साइंटिफिक है। इसकी हेडिंग ही क्या है? दैट इज द ग्रेव एरर। तो उसी पे उन्होंने बताया वुड्स डिस्पैच में, इट हैज ग्रेव एरर। ओके,
and it could not instill in the people a sense of duty. यहाँ का जो लिटरेचर है वो लोगों में ड्यूटी का नहीं करता, डिसिप्लिन नहीं सिखाता। कहीं भी बैठ के पढ़ रहे हैं, गुरुकुल में वैसा नहीं है बस, तो कोई डिसिप्लिन तो नहीं है। तो अगर इनको यहाँ का सिखाया जाएगा यूरोपियन तो डिसिप्लिन आएगा, दे विल हैव कमिटमेंट फॉर वर्क। तो ऐसी बात नहीं है, इससे चीज लोगों में आया। Following the 1854 dispatch, several measures were introduced. Educational department was set up to extend. हमारे यहाँ फिर एजुकेशनल डिपार्टमेंट बनने लगे, और फिर इसके अलावा sepoys rose in revolt. Steps were taken to establish a system of university education. अच्छा, 1857 में क्या हुआ था? जो सिपाही थे वो मेरठ और दिल्ली में रिवोल्ट कर रहे थे। यूनिवर्सिटी वर बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता, और उसी समय देखो वही टाइम था जबकि कलकत्ता, बॉम्बे और दिल्ली में यूनिवर्सिटी सेटअप की जा रही, दोनों चीज़ें एक साथ चल रही थी। वहाँ रिवोल्ट चल रहा था और यहाँ पर कंकरेंट है, समकालिक है, तो ये भी चल रहा था, वो भी चल रहा था, ये अपना काम कर रहे थे। फिर अब आगे देखो, डिमांड फॉर मोरल एजुकेशन। विलियम कैरी ने क्या कहा, एक स्कॉटिश मिशनरी। देखो अब अलग बात आ गई, उन्होंने कहा मिशनरी का मतलब तुम समझते हो, जिसका एक मिशन हो। मिशन का क्या मतलब है कि क्रिश्चियनिटी सिखाना। मिशनरी तो समझते हो ना, जो किसी मिशन पे निकल जाए, वो बाइबल की किताब देगी जीसस क्राइस्ट की, इसको पढ़ो और तुम क्रिश्चियन बन जाओ, तुमको एक घर भी देंगे, 21,000 रुपए भी देंगे। ये होता था पहले, मतलब एक रूम दे देते थे। क्रिश्चियन बनने से पहले बहुत कुछ मिलता था। तो मिशनरी क्या करती थी, स्कॉटलैंड की थी, तो यहीं पर जहाँ पे यही स्कॉटलैंड है, पहले इंग्लैंड था, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, अब वही ग्रेटर यूनाइटेड किंगडम बन गया, तीनों देश एक हो गए, ठीक है ना। तो स्कॉटलैंड के लोग क्या करते हैं, लाल घेरेदार फ्रॉक पहनते हैं और बैंड बाजा टाइप इतनी बड़े लगाते हैं, बैग पाइपर बजाते हैं, तो वो ऐसे होते हैं देखने में। अगर स्कॉटिश पीपल की ड्रेस देखोगे तो आपको लगेगा ये बैंड बाजे वाले। तो ये सब वहीं थे। तो वहाँ के एक मिशनरी ने बताया कि इनको क्रिश्चियन बना दो। तो बताओ, ईस्ट इंडिया कंपनी इसका विरोध करेगी कि समर्थन? समर्थन। विरोध करेगी। क्यों? क्योंकि इनको डर था कि अगर ये लोग रिलीजन के नाम पे आगे बढ़ेंगे तो इंडियन बहुत एजिटेट करते हैं, उनका धर्म बदलना नहीं चाहते, ये डीप रूटेड है। इनको तुम लैंग्वेज सिखा लो, सब सिखा लो, सीख जाएंगे, लेकिन अगर तुमने कहा कि धर्म बदलो तो ये खड़े हो जाते हैं, मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। उन्होंने कहा मिशनरी को हम नहीं आने देंगे, क्योंकि फिर वो हम एक झेल चुके हैं अभी 57 का वार। वो सिर्फ धर्म, हम तो जानते भी नहीं थे कि ये सब इनके लिए है, हमने पढ़ा ही नहीं था इनका कल्चर कि काऊ इनके लिए सेक्रेड और पिग उनके लिए हेटफुल है। हम तो ऐसे ही दे आए थे राइफल, और इतना सब इन्होंने कर दिया। धर्म नहीं डालना इनके, इनको जो धर्म है वही करने दो, बस गुलाम बन के रहे, वही काफ़ी है। बात समझ आई? तो स्कॉटिश मिशनरी को आने नहीं दिया गया, ये चीज़ यहाँ नहीं। बात समझ में आ रही ना आपको? अगेंस्ट द लोकल पॉपुलेशन, तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपोज्ड टू मिशनरी। अगली हेडिंग पढ़ो। ईस्ट इंडिया कंपनी ने विरोध किया कि भाई कोई मिशनरी नहीं आई, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, समझ में आया? मतलब अलग अलग जगह की भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ये थोड़ी था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, सभी लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में आ रहे हैं, कोई और दूसरे भी आ सकते हैं। डेनमार्क की होगी तो डेनिश नहीं कहेंगे, और नीदरलैंड की होगी तो नीदर ईस्ट इंडिया कंपनी कहेंगे। बहुत सारे लोग आए। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि फ्रेंच भी थे, फ्रेंच की भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। क्या फ्रांस के लोग नहीं यहाँ पर आए थे? तो आप आगे चल के देखोगे कि बहुत सारे जगह जगह के हैं। तो इंडिया में यहाँ फ्रेंच का, जो टीपू सुल्तान रहता था, वहाँ फ्रेंच के लोगों से उसने सारी शिक्षा प्राप्त की, और उससे शिक्षा लेकर के उसने बंदूक भी ली और इन पर आक्रमण किया। टीपू सुल्तान और उसका पिता हैदर अली, उन लोगों ने अंग्रेजों को कितना वो किया, वार लड़ना पड़ा था कि नहीं। तो इस तरीके से बहुत सारी कंपनियां थी। तो जब ब्रिटिशर्स ने मिशनरी का विरोध किया, तो बताओ इन मिशनरियों ने क्या किया होगा? सर दूसरे मतलब उस टाइम के जहां ब्रिटिश नहीं थे, पूरे भारत में तो ब्रिटिश नहीं थे, साउथ में, तो वहां जा करके केरल में चले गए। बोले ये सही जगह है, और केरल में इस समय 50% क्रिश्चियन है, बदल डाला सबको। तो जहाँ मिशनरी गई वहाँ है। और इसी तरीके से यहाँ मणिपुर चले गए, तो वहाँ पर सबको बदल डाला। वो कुको समुदाय, एक दूसरा जो नहीं होता है कि मैती और दो वो कुकी समुदाय, उनके बीच झगड़ा होता है कि नहीं,
तो जो कुकी, अभी भी आपने देखा होगा मणिपुर का बहुत मसला आ रहा था कि उनके बीच झगड़ा होता है, तो वहाँ पर भी उन्हें मिशनरी शुरू कर दी। यहाँ तक कि दोनों की पुलिस भी अलग अलग है, मैती समुदाय की अलग पुलिस है, उनकी अलग है, वो उनको देख के एक पुलिस में भी अलग अलग है, ऐसा कर दिया। तो यहाँ मिशनरी ने फिर अपना काम शुरू कर दिया थे और उसने बहुत सारे लोगों को किसमें बदलना शुरू कर दिया, क्रिश्चियनिटी पे। लेकिन वे बहुत गरीब लोग थे और अभी भी क्रिश्चियनिटी भारत में अपना प्रभाव नहीं जमा पाई है। और वो दलित लोग जो नहीं थे, मोची और इन सबको किया, तो इतना पैसा उसने दिया ही नहीं कि वो रिच हो जाए। एम्पावर होने के लिए पैसा भी तो चाहिए, बट लेकिन उसने बदल दिया और वो क्रिश्चियनिटी चलाते हैं। और सभी जगह आप देखोगे क्रिश्चियनिटी के अच्छे खासे चर्च बने हुए हैं। लेकिन मिशनरी ने भी अपना काम किया, बट उसने क्या काम किया होगा, उसने सिर्फ बाइबल की एजुकेशन दी होगी, उसने साइंस की थोड़ी ना दी होगी, क्योंकि उनके में भी तो यही है। उनको भी बोल दो अगर क्रिश्चियंस को कि वो कहते हैं कि धरती के चारों ओर सूर्य घूमता है, अगर तुमने कह दिया नहीं धरती घूमती, गलत बोल रहे हो, बाइबल के खिलाफ बोलोगे, चलो निकलो यहाँ से। वहाँ बाइबल में जाके ये ना बोल देना कभी भी चर्च में कि हम जो है हमारी धरती चक्कर लगाती है, ऐसा बोल दोगे तो वहीं से भगाया जाता है, बाइबल के खिलाफ नहीं बोल। ऐसा पहले बोला भी था, ठीक है, दैट इज एरिस्टोटल ने, तो वहाँ के राजा ने बोला इसका सर काटो, ये उल्टा पुल्टा बोला। जबकि एरिस्टो जो फर्स्ट लॉ, न्यूटन के 3 लॉ है ना, फर्स्ट लॉ उन्हीं का दिया था एरिस्टोटल का, तो बोले ना महाराज गलती से बोल दिया, मुंह से निकल गया, हम उल्टा बोलना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, जाओ आगे से ना बोलना। वो जान बचा के आगे वहां से। अब देखो नीचे क्या चीज कही गई है कि दैट इज श्री रामपुर कॉलेज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली नियर कैलकाटा। तो जो मिशनरी थी, ये मिशनरी ने कॉलेज खोल दिया, श्री रामपुर कॉलेज। जरा फिर से पढ़ें इसमें ये किसने खोला है, तो मुझे लगता है ये मिशनरी का खोला हुआ कॉलेज है। आगे पढ़ने को दैट इज विलियम कैरी का खोला हुआ है ना, और विलियम कैरी तो मिशनरी वाला ही था, वो लिखा सारा। तो इसने कहाँ पे कॉलेज खोला, कलकत्ता में इसने मैनेज कर लिया। वैसे कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था, लेकिन फिर ये ज़्यादा नहीं कर पाया और फिर ये कहाँ चला गया, साउथ। मिशनरी का काम ही नहीं चलने दिया गया। What happened to local school? अब ये देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि बिहार और बंगाल में 1 लाख स्कूल थे और हर स्कूल में कितने बच्चे पढ़े, 20 बच्चे। तो कितने बच्चे हुए टोटल, 20 लाख बच्चे। ऐसा इसमें रिपोर्ट आई, देखो 20 लाख लिखा बुक में, 20 लाख, 1 लाख स्कूल और हर स्कूल में 20 बच्चे। ये काम किसने किया बताओ, दैट इज इट वाज रिपोर्ट ऑफ, सो द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम पढ़े। तो अब इनका क्या किया जाए, ये जो इन स्कूल्स में कैसे शिक्षा डाली जाए यूरोपियन, तो इनको क्या किया गया कि ग्रांट दी गई। जैसे मैंने बोला ना कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना होगी। सो द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम, व्हाट हैपेंड टू लोकल स्कूल। The report of विलियम एडम 1830 में, उसी का वही सब टाइम चल रहा है 1830 का। तो विलियम एडम ने भी अपनी रिपोर्ट की जिस समय जोन्स आए थे। सो इन 1830 विलियम एडम सबमिटेड ए रिपोर्ट। ये कौन थे, ये भी स्कॉटलैंड के थे, मिशनरी के थे। आपको बताया ना इंग्लैंड में ये भी स्कॉटलैंड है। तो इन 1830 द विलियम एडम, अच्छा विलियम एडम, विलियम एडम ने क्या किया, स्कॉटिश मिशनरी toured a Scottish missionary, ठीक है, toured Indian school। इन्होंने किसका टूर किया, toured गुरुकुल। in Bengal and Bihar, दो जगह ही गए।
और बताया कि ओवर देयर आर एंड stated that there are 1 lakh gurukuls, each with approximately कितने स्टूडेंट्स थे? approximately 20 students. There was no printed material supplied to students. Only verbal knowledge is given. श्रुति, सुनने का ज्ञान दिया जाता था, सुन सुन के याद करते थे, तो ऐसा होता था। अब देखिए, और फीस भी एक जैसी नहीं थी। जो अमीर थे वो ज़्यादा पैसा देते थे, जो गरीब थे वो कम पैसा देते थे, ऐसा होता था। और जैसे हमने बताया कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे वो लोग चले जाते थे, तो कोई ऐसा नहीं था कि सब अपने अपने हिसाब से करते थे। तो ये किसने सबमिट किया था मानसी? बोलो। ये 1830 में। जस्ट ये देखने के लिए आप अटेंड, हमारा कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है। अच्छा, पहले कौन से 2 लोग थे जिन्होंने कहा था कि इंडियन कल्चर को पढ़ाना चाहिए? उन दोनों में बताओ। अच्छा, अब हम लोग किसकी शिक्षा पद्धति को फॉलो कर रहे हैं, और वो जो न्यू एजुकेशन एक्ट आया था वो कब आया था? बस ये देखने के लिए आपका 2 घंटा वेस्ट तो नहीं गया, इसे बैठे बैठे तो नहीं गया, और कोई बात नहीं। तो वो कौन था जिसकी ये शिक्षा पद्धति एजुकेशन पॉलिसी चल रही? जेम्स में की शिक्षा? अच्छा, कोई बात, चलो कोई बात नहीं। ये बता दो, वो जो डिस्पैच आया था, वो प्रेसिडेंट ऑफ कोर्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, तो उस डिस्पैच का क्या नाम है? कहीं ना कहीं से एक जवाब पाल दे बस आपसे, कुछ भी कहीं से निकल आए, सफल नहीं हो पा रहे। चलो कोई बात नहीं। तो इतनी बात हो गई। नाउ इट इज पाठशाला। सो यहाँ पर इन्होंने क्या किया बताइए? न्यू रूटीन्स, न्यू रूल्स। मतलब गुड लर्निंग इज गुड लिसनिंग। अगर हम ठीक तरीके से, गुड लिसनिंग इज गुड लर्निंग। अगर आप अच्छा सुन रहे हो तो ही अच्छा याद होगा। सोचो, सुने ना याद हो जाए तो बिना सुने याद होगा? यही सूत्र है, इसी पर सारी शिक्षा आधारित है कि सुना कैसे जाए। जो आगे भी MBA में है वो यही बताते हैं, सुनो कैसे, सुनना कैसे। तो न्यू रूटीन्स, न्यू रूल्स। तो मुझे समझ नहीं आया। हाँ, क्या सर, द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम। तो इन्होंने एक रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट एक पेज की है। उसमें ये दिखाया गया है कि कुछ कम पैसा देते हैं, कुछ ज़्यादा पैसा देते हैं। जब हार्वेस्टिंग होती है तो बच्चे चले जाते हैं, प्रिंटिंग मटेरियल नहीं है। तो ये सब पूरा बताया जो मैं बता रहा हूँ ना। ये सिर्फ इतनी ही रिपोर्ट नहीं है, वो हर स्कूल में गए, नोट किया कितने बच्चे हैं, सब रिपोर्ट बनाई, कैसे वहाँ पैटर्न चलता है। सिर्फ पढ़ा के करते हैं, दिखाते कुछ नहीं है। एक एक बच्चे को पास बुलाते हैं, फिर बैठाते हैं, फिर दूसरे को बुलाते हैं। इस तरीके से ज्ञान दिया जाता है। एंड ऑल कैडर, ऑल ग्रेड स्टूडेंट्स सिट टुगेदर एंड इट इज़ आइदर इन द कोर्ट यार्ड, किसी गांव में पेड़ के नीचे भी हो सकता है, या कहीं कोई पुरानी बिल्डिंग भी हो सकती है। कोई वेल इस्टेब्लिशमेंट नहीं था। ये सब इन्होंने बताया, लेकिन इतना लिखा नहीं जा सकता है। क्वेश्चन आएगा तो लिखेंगे, देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है। इतना आप लोग जान लो। न्यू रूटीन में क्या हो गया? आफ्टर 1854 द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव। ये 1830 में रिपोर्ट दी गई। 24 साल बाद एक नई कंपनी ने कहा भाई ये छोटे स्तर के में भी कुछ करो, सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए क्या यूनिवर्सिटी खोलनी है, सबको शिक्षित करो। तो इन 1854 company decided to introduce new rules and discipline। अब नए रूल्स और डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस किया। डिसिप्लिन दो, और ये बोला गया दोज गुरुकुल्स विच फॉलो देम विल बी गिवन ए ग्रांट, वो मॉनेटरी बेनिफिट, उनको पैसा मिलेगा। दोज गुरुकुल्स
which follow it will be given a grant. उनको एक ग्रांट का मतलब है पैसा दिया जाएगा या दान में कुछ मिलेगा, ठीक है, ऐसा हो गया. देयर विल बी फिक्स्ड सीट, रेगुलर क्लास, रेगुलर फीस, ठीक है. एनुअल एग्जाम, पहले तो एग्जाम भी नहीं होता था. देयर वुड बी, जमीन में नहीं बैठना है, कहीं भी नहीं बैठना है. फिक्स्ड सीट होगी, रोज क्लास होगी, रेगुलर क्लास, और एनुअल एग्जाम भी होगा. और इतना ही नहीं, और फिक्स्ड फी, अमीर ज्यादा नहीं देंगे, सबको एक जैसा पैसा देना पड़ेगा. ये सब सिस्टम लागू होगा. एंड टीचर विल सबमिट ए रिपोर्ट ऑन डेली बेसिस कि कितने बच्चे आज आए, कितने नहीं आए. एंड टीचर विल सबमिट a report, ठीक है, on daily basis. तो ये जो रिपोर्ट दी गई, ये किसके द्वारा दी गई कि भारत में कितने, बंगाल बिहार में स्कूल हैं और कब दी गई. तो रूल आया, वो तो न्यू रूल है. दिया किसने रिपोर्ट, बताओ, उधर मत देखो, बताओ. सर विलियम एडम ने क्या रिपोर्ट दी, सर कितने बच्चे स्कूल में आए. पूरी बात बताओ, जो जो रिपोर्ट दी सारी बताओ, क्या हिंदी में बताइए, क्या रिपोर्ट दी. Sir, William Adam in 1830 he reported that that how many schools are there in there, and in each school how many students are studying. He also reported that each school each Gurukul will have its fixed seat, fixed. नहीं, ये तो बाद में आया, जो कंपनी ने किया. तो कंपनी ने बाद में नए रूल क्या लगाया, बता. सर फिक्स सीट, सर जो अमीर है वो ज़्यादा पैसे नहीं, दैट इज फिक्स्ड फी. और बोलो, सर फिक्स्ड फीस, सर फिक्स्ड सीट, सर एनुअल एग्जाम. फिक्स्ड सीट्स बोल दिया आपने. और साथ में द टीचर विल सबमिट रिपोर्ट. ये कब आया, किस ईयर में, 1854 में. जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई लॉर्ड मैकाले की, वो कब है, 1813. वुड्स डिस्पैच किसने भेजा, और उसके क्या कंटेंट, वुड्स डिस्पैच में क्या कमेंट किया गया. अदिति बताओ. तो इसमें बताया गया था कि जो वेस्टर्न की जो कल्चर है उसमें इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, उसमें जो मॉडर्निटी होती है इंडियन की वो पढ़ाया जाएगा. ऑनेस्टली ये भी बताया गया था कि वेस्टर्न कल्चर इज बेटर, ये मेन लैंग्वेज बोली गई थी, ओरिएंटल कल्चर ना, ये चीज बताई. अब देखो, ये यूरोपियन लर्निंग इज बेटर. तो अब ये सब ग्रांट दिया जाने लगा, डिसिप्लिन हो गया. एजेंडा ऑफ फॉरेन नेशनल एजुकेशन. सो अब कुछ चीजें हम आपसे पूछ रहे हैं, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स पूछेंगे जो आप हमें बताएंगे. सो in 1830 a Scottish missionary submitted a report on schools in Bengal and Bihar. Now, अब देखिए,
विलियम कैरी, ठीक है, established a missionary college. A missionary college at in Calcutta. ठीक है, तो कौन सा, that is named next is in 1854 sent a Wood's dispatch which stated that Western learning is better than सर हमने थर्ड क्वेश्चन में उस पर्सन का नाम बताना है, वो कौन से प्लेस से आए हैं? नहीं, नाम बताना है, ठीक है। Okay, now English Education Act was introduced. By whom and when? किसने दिया और कब दिया? लॉर्ड मैकाले ने दिया है। सो अब देखिए, इन 1781 was set up in Calcutta, and in 1791 was set up in Banaras. एक मदरसा बनाया गया और एक हिंदू विश्वविद्यालय बनाया गया ना। विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी। देखो, दैट इज हिंदू कॉलेज, लिखो जैसा लिखा है, अपने मन से नहीं लिखना है। हिंदू कॉलेज, उसमें पढ़ो, पेज नंबर 82 निकालो, सबसे नीचे है, ठीक है। लोकल लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड, is also called as now work on Indian literature. तो दो लोग हैं जिन्होंने इंडियन लिटरेचर पर काम किया, एंड एसोसिएटेड, किससे एसोसिएटेड है? विद ईस्ट इंडिया कंपनी। इतने करो, फिर इन द ब्लैंक्स सिर्फ लिखे ना।